आई गैरी वॉन्ट टू बिकम अ पोकेमोन मास्टर 11 से 20 तक। कितनी अफसोस की बात है, मेरी मुलाकात स्काइथर से नहीं हुई। गैरी ने पोके बॉल को एक तरफ रख दिया, उसे पता नहीं था कि उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी। शाइनी पोकेमोन से मिलना निश्चित रूप से बदकिस्मती नहीं थी। आखिरकार, शाइनी पोकेमोन से मिलने की संभावना साइथर से मिलने की संभावना से कहीं अधिक थी। चलो क्वेस्ट जारी रखते हैं। गैरी ने सोचा कि वह 2 और दिन विरिडियन जंगल में रुक सकता है, ये देखने के लिए कि क्या उसे स्काइथर या पिंसिर से मिलने का मौका मिल सकता है। आखिरकार, सबरीना बहुत ताकतवर थी। अगर आप सबरीना को हराना चाहते हैं, तो आपको बग टाइप पोकेमोन के बिना काम नहीं चलेगा। घोस्ट पोकेमोन की बात करें तो उनसे सामना करना बहुत मुश्किल है। भले ही आपको पता हो कि घोस्ट पोकेमोन कहाँ हैं, गैरी की मौजूदा ताकत के साथ उन्हें पकड़ना मुश्किल है, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद एक बग टाइप पोकेमोन को प्रशिक्षित करें। गैरी मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने पीछे एक व्यक्ति को खड़ा देखा। गैरी के ये देखने से पहले ही कि वह कौन है, उसके चेहरे पर एक ठंडी रोशनी पड़ी। गैरी ने चकमा दिया, फिर अपने उल्टे हाथ से उस व्यक्ति की कलाई पकड़ ली और उसे जोर से झटका दिया। आह, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, दर्द भरी चीख सुनाई दी। फिर गैरी ने देखा कि दूसरा व्यक्ति कौन है और फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से भरे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मेरा नाम समुराई है और मैं विरिडियन जंगल में रहता हूँ। मेरा इरादा आप पर हमला करने का नहीं था, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप पैलेट टाउन के ट्रेनर हैं, समुराई लड़के ने गुस्से से कहा। अचानक, उसने पाया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति समुराई लड़का था, जो पूरे साल विरिडियन जंगल में रहता था और पैलेट टाउन के 4 नौसिखिए ट्रेनर द्वारा उसे सबक सिखाया जा रहा था। तुम समुराई तलवार लेकर पूछने आए हो? गैरी ने पूछा। इस समुराई तलवार का ब्लेड रबर का बना है और इससे किसी को चोट नहीं लगेगी, समुराई लड़के ने कहा और उसने तलवार का ब्लेड तोड़ दिया। ये सचमुच रबर का बना था, लेकिन इसकी सतह पर लगा पेंट धातु जैसा चमक रहा था। तो फिर लोगों को डराने के लिए अचानक इस चीज को बाहर निकालना भी बहुत ही असभ्य बात है, गैरी ने कहा। ठीक है, यह मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। समुराई लड़का स्वभाव से बुरा नहीं था और उसने पहल करते हुए माफी मांग ली। गैरी को ज्यादा परवाह नहीं थी और उसने पूछा, आप पैलेट टाउन के ट्रेनर को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे पैलेट टाउन के 2 नौसिखिए ट्रेनर ने हरा दिया और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं पैलेट टाउन के ही किसी ट्रेनर को हराना चाहता हूँ, है ना? समुराई लड़के ने पूछा। गैरी को समझ नहीं आया कि समुराई लड़के ने ऐसा क्यों सोचा। तुम ऑरेंज और येलो से हार गए थे, इसलिए उनसे बदला लेने की कोशिश मत करो। पैलेट टाउन के दूसरे ट्रेनर्स को ढूंढने का क्या फायदा? मैं सचमुच पैलेट टाउन से हूँ, गैरी ने स्वीकार किया। बहुत बढ़िया, चलो पोकेमोन की लड़ाई लड़ते हैं, समुराई लड़के ने पूछा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? गैरी ने पलटकर पूछा। क्यों? क्या तुम डर रहे हो? समुराई लड़के ने अन्य ट्रेनर को चुनौती दी थी और उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके सामने खड़ा गैरी नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करता था। मुझे डर नहीं है, लेकिन तुमसे लड़ने में कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रेनर्स के बीच पोकेमोन की लड़ाई जुआ खेलने जैसी होती है, गैरी ने कहा। क्या तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? समुराई लड़का चौंक गया। ट्रेनर का आपस में लड़ना सामान्य बात है, लेकिन नौसिखिया ट्रेनर के लिए यह बहुत दूर की बात है। वह समुराई लड़का असल में एक नौसिखिया ट्रेनर है। उसके पास पोकेमोन आए हुए 2 हफ्ते से भी कम समय हुआ है। वह पोकेमोन से लड़ने का खर्च कैसे उठा सकता है? इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे मुझे संतुष्टि मिले, तो भी ठीक है। अगर आप मुझे हरा सकते हैं, तो मैं आपको 50,000 पोके डॉलर दे सकता हूँ, गैरी ने कहा। क्या 50,000? समुराई लड़का गैरी की उदारता देखकर दंग रह गया। उसने कभी 50,000 पोके डॉलर देखे ही नहीं थे। समुराई लड़का सहमत होना चाहता था, लेकिन वह अभी तक पैसों के लालच में अंधा नहीं हुआ था। गैरी 50,000 का खर्च उठा सकता था, इसलिए उसे बदले में उसी के बराबर मूल्य की कोई चीज देनी पड़ी। मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है, समुराई लड़के ने शर्मिंदा होकर कहा। मुझे तुमसे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम्हें विरिडियन फॉरेस्ट में ज्यादा समय बिताना चाहिए, गैरी ने कहा। मुझे याद है कि मूल कथानक में ऐश ने समुराई लड़के से लड़ाई की थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐश के मेटापोड को बीडल ने पकड़ लिया था और फिर ऐश एक रात के लिए समुराई लड़के के घर में रुका था। हालांकि समुराई लड़का बलवान नहीं है, लेकिन वह विरिडियन जंगल में अकेले रहने का साहस दिखाने के लिए भी बहादुर है। शायद समुराई लड़के को विरिडियन 1 में शक्तियों के वितरण का ज्ञान हो। जंगली पोकेमोन की एक आदत होती है, वे अपना इलाका चिन्हित करते हैं, और अधिक शक्तिशाली पोकेमोन ऐसा ही करते हैं। और विरिडियन फॉरेस्ट में स्काइथर निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। हालांकि यह फ्लाइंग टाइप का है, लेकिन स्काइथर अक्सर उड़ता नहीं है। आमतौर पर, यह एक ही जगह पर स्थिर रहता है। उसके सामने खड़ा समुराई लड़का विरिडियन जंगल में रहता है और उसे पता होना चाहिए कि आसपास कौन से शक्तिशाली पोकेमोन मौजूद हैं। हाँ, मैं विरिडियन 1 में रहता हूँ, समुराई लड़के ने कहा। तो क्या आपको पता है कि यहाँ कोई स्काइथर कहाँ है?
गैरी ने पूछा। स्काइथर। समुराई लड़का चौंक गया और आश्चर्य से पूछा, क्या आप स्काइथर को पकड़ने की योजना बना रहे हैं? हाँ, अगर आपको पता है कि स्काइथर कहाँ है, तो आप इसे शर्त के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं, तो आपको मुझे स्काइथर तक ले जाना होगा, और मैं आपको गाइड फीस के तौर पर 20,000 पोके डॉलर दूंगा, गैरी ने कहा। समुराई लड़का स्तब्ध रह गया। युद्ध हारने के भी फायदे होते हैं, जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, मुझे पता है कि पास में ही एक साइथर है, लेकिन वो थोड़ा दूर है। वहां पैदल जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, समुराई लड़के ने कहा। ठीक है, चलो लड़ाई शुरू करते हैं, स्क्विर्टल। गैरी ने बिना कुछ कहे सीधे लड़ाई शुरू कर दी। स्क्विर्टल दौड़कर गैरी के पास पहुंचा। उसने अभी अभी कैटरपी को हराया था और वह अभी वार्म अप भी नहीं कर रहा था। वह ऊर्जा से भरपूर था। जाओ, पिंसिर। समुराई लड़के ने पोके बॉल फेंकी। महान। एक भूरे रंग का, सीधा खड़ा पिंसिर प्रकट हुआ। पिंसिर एक ऐसा पोकेमोन है जो साइथर जितना ही प्रसिद्ध है। ये बहुत शक्तिशाली है। सामान्य फाइटिंग पोकेमोन पिंसिर जितने शक्तिशाली नहीं होते। बैककोट। LV1 पिंसिर सामान्य। बैककोट। गैरी थोड़ा अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिंसिर की क्षमता इतनी कम क्यों है। उच्च प्रजाति के पोकेमोन का एक फायदा यह है कि उनकी क्षमता निम्न प्रजाति के पोकेमोन की तुलना में अधिक होती है। उदाहरण के लिए, तीनों शुरुआती खिलाड़ी मूल रूप से उच्च स्तरीय क्षमता वाले हैं, और उच्च स्तरीय क्षमता से कम क्षमता वाले व्यक्ति शायद ही कभी होते हैं। पिंसिर के मूल आंकड़े 500 हैं। जिन पोकेमोन के मूल आंकड़े 500 होते हैं, वे आमतौर पर कमजोर नहीं होते हैं, और उनकी संतानों की क्षमता भी बहुत कम नहीं होती है। इसके अलावा, इस पिंसिर का आकार सामान्य पिंसिर से छोटा है, और यह स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले ही पैदा हुआ है। सामान्य कथानक के अनुसार, ये पिंसिर ऐश के मेटापोड को भी नहीं हरा सकता। इसने मेटापोड को पकड़ने की कोशिश की और उसका बड़ा सींग तोड़ दिया। तो मैं पहले हमला करूंगा, पिंसिर, टैकल का इस्तेमाल करो। समुराई बालक ने पहले हमले का आदेश दिया। पिंसिर स्क्विर्टल की ओर दौड़ा और अपने कठोर शरीर का इस्तेमाल करते हुए स्क्विर्टल पर प्रहार किया। हालांकि समुराई लड़के का पिंसिर बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी वह देखने में डरावना लगता था। गैरी ने उंगलियां चटकाईं और आदेश दिया, वाटर गन। स्क्विर्टल ने अपने गाल फुलाए और सीधे पानी की बौछार छोड़ी। पिंसिर बहुत बड़ा था, इसलिए स्क्विर्टल जानता था कि पानी की बौछार से पिंसिर को रोकना संभव नहीं होगा। पिंसिर वास्तव में वाटर गन के प्रभाव से अवरुद्ध हो गया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और उसने जबरदस्ती वाटर गन को अवरुद्ध नहीं किया। हालांकि इसका स्तर कम है, लेकिन पिंसिर के 500 के बुनियादी आंकड़े कोई मजाक नहीं है, और इसे हराना इतना आसान नहीं है। और मूल कहानी में, ऐश ने समुराई लड़के के पिंसिर को नहीं हराया था। ये तो बस 2 अनुभवहीन ट्रेनर का मौज मस्ती का खेल था। पिंसिर, जाओ, समुराई लड़के ने उत्साह से चिल्लाया। समुराई लड़के के प्रोत्साहन को सुनकर, पिंसिर वास्तव में उत्साहित हो गया और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वाटर गन को पीछे धकेल दिया। अब तुम रुक सकते हो। तेजी से घूमने की शक्ति का इस्तेमाल करो और पिंसिर से दूरी बनाए रखो। अगर पिंसिर पास आ जाए तो पानी की बंदूक का इस्तेमाल करो, गैरी ने आदेश दिया। स्क्विर्टल ने वाटर गन स्किल को बीच में ही रोक दिया, अपने खोल में सिमट गया, रैपिड स्पिन का इस्तेमाल किया और अब केंद्रीय बल के बल से हवा में तैरते हुए एजिलिटी का प्रदर्शन किया। पिंसिर भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई कछुआ इतनी तेजी से दौड़ सकता है। पिंसिर की अपनी स्पीड धीमी नहीं थी, लेकिन हर बार जब वह कछुए के करीब पहुंचने वाला होता, तो वाटर गन की आवाज से उसे परेशानी हो जाती। यह समुराई लड़का बहुत परेशान था। एक नौसिखिए के रूप में, उसने पतंग उड़ाने की ऐसी पेशेवर तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी, और उसे यह नहीं पता था कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। कुछ ही चक्कर लगाने के बाद, पिंसिर गिर गया, और स्क्विर्टल ने भी अपने खोल से अपना सिर और हाथ पैर बाहर निकाल लिए। इतनी देर तक घूमने के बाद भी स्क्विर्टल को चक्कर नहीं आया। स्क्विर्टल एक ऐसा पोकेमोन है जो बहुत अच्छी तरह से घूम सकता है। अगर इसका आकार इतना बड़ा ना होता, तो यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन बैले डांसर होता। पिंसिर, वापस आओ, जाओ, मेटापोड। उस समुराई बालक ने पिंसिर को वापस बुलाया और फिर मेटापोड को भेजा। महान, अर्धचंद्राकार शरीर वाला एक हरा मेटापोड प्रकट हुआ। बैककोट। LV8 मेटापोड सामान्य। बैककोट। मेटापोड को देखकर गैरी की दिलचस्पी खत्म हो गई और उसने कहा, तुम ये द्वंद्व हार गए, इसे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा मेटापोड अभी तक हारा नहीं है, समुराई लड़के ने अनिच्छा से कहा। बेवकूफ, गैरी ने अचानक सख्त स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेटापोड खा नहीं सकता? उसे बढ़ने के लिए विकास से पहले संचित ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ता है। एक बार जब वह लड़ाई करता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे विकास रुक जाता है। उस समय, मेटापोड पूरी तरह से मर जाएगा। क्या ऐसी कोई चीज होती है? अब भी आश्वस्त न होने वाला समुराई लड़का, ये सुनकर कि इससे मेटापोड की मृत्यु हो जाएगी, आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका।
अपने आसपास मेटापोड्स वाले ट्रेनर के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने पर ऐसा लगता है कि कई मेटापोड्स विकसित होने में विफल रहे हैं और वे सभी लड़ाई के लिए मेटापोड्स का उपयोग करते प्रतीत होते हैं। इस तरह गैरी ने समुराई लड़के के मेटापोड को बचा लिया। मुझे खेद है, मुझसे लापरवाही हो गई। कुछ देर सोचने के बाद समुराई लड़के ने गैरी को झुककर माफी मांगी। एक ट्रेनर के रूप में आपको अपने पोकेमोन के बारे में कम से कम बुनियादी ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी, गैरी ने याद दिलाया। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं भविष्य में पोकेमोन के बारे में जरूर अध्ययन करूंगा, समुराई लड़के ने वादा किया। जब गैरी ने देखा कि समुराई लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। युद्ध से पहले हुए समझौते के अनुसार आपको इसे पूरा करना चाहिए, गैरी ने कहा। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम थोड़ा आराम करके कल जाना चाहोगे? उस स्काइथर की ताकत बहुत ज्यादा है, समुराई लड़के ने कहा। हालांकि समुराई लड़के ने योद्धा की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वह एक माहिर कीट पकड़ने वाला भी था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि साइथर एक बहुत ही दुर्लभ कीट प्रकार का पोकेमोन है। समुराई बालक भी उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सका। नहीं, मेरे पास दूसरे पोकेमोन हैं, गैरी ने कहा। ठीक है, तुम्हारी साइकिल का क्या? उस तरफ की सड़क पर चलना आसान नहीं है। यह आसान है। गैरी ने अपने बैग से एक साधारण स्क्रूड्राइवर निकाला, माउंटेन बाइक से कुछ पेंच निकाले, उसे सीधे मोड़कर अपने बैग में रख लिया। यह माउंटेन बाइक फैंगमा ग्रुप द्वारा विशेष रूप से बनाई गई है। ये कार्बन फाइबर से बनी है। यह न केवल बहुत हल्की है बल्कि बहुत मजबूत भी है। समुराई लड़का आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहली बार इतनी शानदार बाइक देखी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गैरी ने समुराई लड़के का पीछा किया, घने जंगल को पार किया और एक नए इलाके में आ गया। यह इलाका बहुत शांत था और यहाँ लगभग कोई पोकेमोन नहीं थे। सावधान रहो, हम स्काइथर के इलाके में पहुंच गए हैं। इस स्काइथर का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। जो भी पोकेमोन या इंसान इसके इलाके में प्रवेश करेगा, यह उसे देखते ही उस पर हमला कर देगा, समुराई लड़के ने धीमी आवाज में याद दिलाया। गैरी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। विरिडियन फॉरेस्ट का इलाका शहर के पास ही है। आमतौर पर वहां ज्यादा ऊंचे स्तर के पोकेमोन नहीं मिलते। केवल माउंट सिल्वर जाने पर ही वहां के जंगली पोकेमोन ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। स्काइथर। इससे पहले कि गैरी और समुराई लड़का स्काइथर को ढूंढ पाते, एक हरे रंग की आकृति जंगल से तेजी से गुजरी और तुरंत उन दोनों के पास आ गई। ये तो साइथर है, ये कहते ही समुराई लड़का तुरंत पीछे हट गया। वह इस साइथर का प्रतिद्वंदी नहीं था। बैककोट, बैककोट, बैककोट। LV-15 स्काइथर जिम। बैककोट, बैककोट, बैककोट। बुरा नहीं है, देखने लायक है। हालांकि इसकी क्षमता केवल जिम स्तर तक ही सीमित है, फिर भी ये पहले से ही बहुत अच्छा है। उसे ट्रेनर बने 3 दिन हो चुके हैं, और गैरी ने अभी तक कोई ऐसा जंगली पोकेमोन नहीं देखा है जिसमें क्वासी एलीट स्तर तक पहुंचने की क्षमता हो। एग्जेक्यूटर, अब ये काम तुम पर छोड़ दो। गैरी ने झटपट पोके बॉल फेंकी और एग्जेक्यूटर को छोड़ दिया। एक्सेक्यूटर के तीनों सिरों ने स्काइथर की ओर देखा और प्रत्येक सिर पर भाव अलग अलग थे, जिनमें एक अवर्णनीय विचित्रता का भाव था। प्रतिबिंब का प्रयोग करें। गैरी के बोलते ही स्काइथर एक सफेद रोशनी में बदल गया और सीधे एक्सेक्यूटर की ओर दौड़ पड़ा। टकराना। स्काइथर एग्जेक्टर के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इंद्रधनुषी रिफ्लेक्ट द्वारा अवरुद्ध हो गया। सनी डे के तहत एक्सेक्यूटर की स्पीड न केवल बढ़ाई गई, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया में भी सुधार हुआ। अब लीच सीड, गैरी ने आदेश दिया। एक्सेक्यूटर के 3 सिरों ने 3 लीच सीड्स छिड़के। स्काइथर ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए दोनों हाथों में मौजूद दरांती घुमाई, जिससे 2 बीज आधे आधे हो गए और केवल एक लीच सीड ही निशाने पर लगी। लीच सीड ने तेजी से स्काइथर की ऊर्जा को सोख लिया और स्काइथर के निचले पेट के चारों ओर लताएं उगईं। स्काइथर चाहकर भी अपनी दरांती से उन्हें पूरी तरह से नहीं हटा सकता था। इससे ज्यादा और क्या, गैरी और एक्सेक्यूटर साइथर को लीच सीड से निपटने का मौका नहीं देंगे। भ्रम। एक्सेक्यूटर के तीनों सिरों पर स्थित आंखों से नीली रोशनी निकली और अदृश्य भ्रम फूट पड़ा, जिसने स्काइथर को बांध लिया। स्काइथर, सिग्मा टस्क। विरिडियन 1 में कोई साइकिक पोकेमोन नहीं है। ये पहली बार है जब साइथर कंफ्यूजन से बंध गया है। उसे नहीं पता कि क्या हुआ है और उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर है। इसे तोड़ दो, गैरी ने आदेश दिया और एक्सेक्यूटर ने कंफ्यूजन का उपयोग करके साइथर को नियंत्रित किया और उसे जमीन पर पटक दिया। बैंग बैंग बैंग। लगातार कई हमलों के बाद, साथ ही लीच सीड के सेवन से, स्काइथर तुरंत ही एक शक्तिहीन व्यक्ति बन गया। समुराई लड़के के सिर की त्वचा में झुनझुनी सी महसूस हुई। वह देख सकता था कि गैरी ने उसके साथ लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। पैलेट टाउन के ट्रेनर एक दूसरे से भी ज्यादा डरावने क्यों हैं? इस क्षण समुराई लड़का थोड़ा सदमे में था। हालांकि वह इससे पहले पैलेट टाउन के 2 ट्रेनर से हार चुका था, लेकिन ये कोई भयानक हार नहीं थी। लेकिन उनके सामने खड़े गैरी की तुलना में पैलेट टाउन के दोनों ट्रेनर बिल्कुल भी उनके स्तर के नहीं थे। स्काइथर। कई बार चोट लगने के बाद भी स्काइथर गिरा नहीं और सांस लेने के लिए जमीन पर लेट गया।
अच्छी लगन, अंदर आओ। गैरी को लगा कि काम लगभग हो गया है। पोकेमोन को पकड़ने से पहले उसे पूरी तरह हराना जरूरी नहीं था। उसे एक निश्चित स्टेटस तक कमजोर करने के बाद भी पकड़ा जा सकता था। वूश! गैरी ने पोके बॉल फेंक दी। पोके बॉल ने स्काइथर के सिर पर सटीक निशाना लगाया और पोके बॉल खुल गई, जिससे लाल रोशनी का एक गोला निकला और स्काइथर को अंदर खींच लिया। पोके बॉल जमीन पर गिरी, 3 बार थोड़ी हिली और फिर हिलना बंद हो गई। वाह, कितना शक्तिशाली है! समुराई लड़का सदमे में हकलाते हुए बोला। स्काइथर हमेशा से उसका पसंदीदा पोकेमोन रहा है और वह खुद उसे हरा नहीं सकता। अप्रत्याशित रूप से, गैरी ने बस एक हल्की सी हरकत की और आसानी से उसे हरा दिया। समुराई लड़का गैरी को अब तक का सबसे मजबूत नौसिखिया ट्रेनर कहना चाहता है। गैरी चलकर पास गया, पोके बॉल उठाए और साइथर की एट्रीब्यूटों की जांच की। बैककोड पोकेमोन साइथर एट्रीब्यूट कीट उड़ने वाला। स्तर 15 संभावित जिम क्षमता तकनीशियन हमला करते समय ये 60 या उससे कम शक्ति वाले हमलों की शक्ति को 50% तक बढ़ा सकता है। कौशल घूरना, त्वरित हमला, क्रोध कटर, झूठा स्वाइप, पंख हमला। घनिष्ठता 115 अधिकतम मान 255। बैककोड अच्छा है। तकनीशियन की क्षमता। गैरी अपनी इस क्षमता से काफी संतुष्ट है। अगर यह कोई और क्षमता होती तो गैरी को यह सोचना पड़ता कि क्षमता कैप्सूल कहां से प्राप्त किया जाए। एबिलिटी कैप्सूल उन पोकेमोन को अनुमति देता है जिनके पास पहली और दूसरी एबिलिटी होती है, वे अपनी एबिलिटी को आपस में बदल सकते हैं। इस समय रेखा में एबिलिटी कैप्सूल का विकास अभी तक नहीं हुआ है। इसका विकास 8वीं पीढ़ी तक नहीं हुआ था, लेकिन इसकी संख्या काफी दुर्लभ है। अगर इस साइथर के पास कोई अलग क्षमता होती तो गैरी को सिरदर्द हो जाता। लो, ये रहा इनाम। पोके बॉल को रखने के बाद गैरी ने एक बड़ा नोट निकाला और उसे समुराई लड़के को दे दिया। ओह, धन्यवाद। समुराई लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और गैरी से नोट ले लिए। भले ही वह 20,000 पोके डॉलर थे, लेकिन समुराई लड़के ने उन्हें पहली बार देखा था, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें गिन लिया। वैसे, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। नोटों की गिनती करने के बाद समुराई लड़के को याद आया कि उसे गैरी का नाम अब तक नहीं पता था। मेरा नाम गैरी है। गैरी ने इसे छिपाया नहीं। ये लड़का बाद में ऐश से मिलेगा और शायद समुराई लड़का ऐश को अपने कुछ राज बता दे, ठीक उसी समय जब ऐश को प्रेरणा की जरूरत हो। आखिरकार, वर्तमान प्रेस फीड के अनुसार, गैरी यह कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं करता कि जब वह इंडिगो पठार सम्मेलन में पहुंचेगा तो उसकी ताकत कितनी भयावह होगी। योजक चिन्ह। स्काइथर के क्षेत्र को छोड़कर गैरी ने समुराई लड़के को अलविदा कहा और प्यूटर सिटी की ओर चल पड़ा। विरिडियन 1 बहुत विशाल है और ऐश को प्यूटर सिटी तक पहुंचने में 2 सप्ताह लग गए। अगर गैरी तेज स्पीड से भी सवारी करे और रास्ते में उसे ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े, तब भी प्यूटर सिटी पहुंचने में कम से कम 3 या 4 दिन लगेंगे। देर हो रही थी, ये देखकर गैरी ने सड़क के किनारे एक खुली जगह साफ की, एक साधारण सा शिविर लगाया और अपने 4 पोकेमोन के लिए भोजन तैयार किया। ये लो, यह एक ऊर्जा घन है जो तुम्हें अच्छी तरह से विकसित होने में मदद कर सकता है। गैरी को अपने पोकेमोन के लिए सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करना होगा। ऊर्जा घन वाली खाई का कैटरपी और साइथर, 2 जंगली पोकेमोन, ने कभी भी मनुष्यों द्वारा पोकेमोन के लिए तैयार किया गया उत्तम चोकर का राशन नहीं खाया है। वे केवल विशेष बग प्रकार के पोकेमोन आहार के 2 भाग और ऊर्जा क्यूब्स खाते हैं। तुरंत ही कैटरपी और साइथर ने गैरी को ट्रेनर के रूप में स्वीकार कर लिया। भोजन और आवास के साथ इस तरह का जीवन वास्तव में बहुत अच्छा है। पोकेमोन का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है और वे अच्छे बुरे में फर्क कर सकते हैं। जब तक ट्रेनर सक्षम है, अधिकांश जंगली पोकेमोन ट्रेनर का अनुसरण करने के लिए तैयार रहते हैं। आज रात सब लोग अच्छे से आराम करो, हम कल तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। खाना खाने के बाद गैरी ने पोकेमोन को याद दिलाया। पहले, पोकेमोन की संख्या बहुत कम होने के कारण एक पोकेमोन को प्रशिक्षित करना मुश्किल था। लेकिन अब उनके पास 4 पोकेमोन हैं और उन्हें विशेष ट्रेनिंग शुरू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उन्हें बाद में प्यूटर सिटी जिम को चुनौती देनी होगी। उन्हें चारों पोकेमोन का स्तर बढ़ाना होगा। विशेष रूप से स्क्विर्टल के लिए प्यूटर जिम से लड़ना आवश्यक है। बेशक, एक्सेगुटर भी प्यूटर जिम से लड़ सकता है, लेकिन अभी स्क्विर्टल का स्तर बढ़ाना और स्क्विर्टल को जल्द से जल्द ब्लास्टोइस में प्रशिक्षित करना बेहतर है। गैरी ने चारों पोकेमोन के लिए जो ट्रेनिंग योजना बनाई है, वह इस प्रकार है। स्काइथर और स्क्विर्टल ने एक दूसरे के खिलाफ अभ्यास किया। मुख्य ट्रेनिंग विधि ये थी कि स्क्विर्टल ने स्काइथर पर वाटर गन से हमला किया और स्काइथर ने वाटर गन का मुकाबला करने के लिए अपनी दरांती का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों पोकेमोन की प्रतिक्रिया स्पीड का अभ्यास हुआ। एक्सेगुटर और कैटरपी ने साथ साथ अभ्यास किया। ट्रेनिंग विधि ये थी कि एक्सेगुटर को धूप में अधिक समय बिताने दिया जाए और कैटरपी को समय समय पर सम्मोहित किया जाए ताकि टेलीपैथी पर उसका नियंत्रण बेहतर हो सके। जहां तक इसके अत्यधिक धूप में बैठने की बात है, एक्सेगुटर के 3 से कहीं अधिक सिर हैं और यह अधिकतम 6 सिर तक बढ़ सकता है।
प्रत्येक सिर के साथ एक्सेक्यूटर की मानसिक शक्ति बढ़ती जाएगी। 3 सिर वाला एक्सेक्यूटर का सबसे शक्तिशाली रूप नहीं है। कैटरपी को फिलहाल प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे केवल एक्सेक्यूटर द्वारा सम्मोहित करने की आवश्यकता है। कैटरपी का विकास चक्र बहुत तेज है। गैरी का कैटरपी पहले ही लेवल 8 पर है और इसे बहुत पहले ही मेटापोड में विकसित हो जाना चाहिए था। इसके विकसित न होने का कारण कैटरपी का अपना शाइनी रूप है। सुनहरा कैटरपी इतना चमकदार होता है कि स्पीरो और पिट्जियोटो जैसे पोकेमोन उस पर आसानी से हमला कर सकते हैं। इसलिए ये कैटरपी जब भी भोजन की तलाश में बाहर जाता है तो बहुत सतर्क रहता है और यह बहुत कम भोजन करता है, जिसके परिणामस्वरूप मेटापोड अवधि के दौरान बटरफ्री में सुचारू रूप से विकसित होने के लिए इसके शरीर में अपर्याप्त ऊर्जा जमा होती है। बटरफ्री में विकसित होने से पहले मेटापोड कुछ भी नहीं खाएगा और विकसित होने तक कैटरपी में संग्रहित ऊर्जा पर जीवित रहेगा। यदि यह कैटरपी काल के दौरान पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण नहीं करता है तो ये जल्दबाजी में मेटापोड में विकसित हो जाएगा, जिससे अंततः कायापलट की प्रक्रिया विफल हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। स्क्विर्टल, एक्सेक्यूटर, स्काइथर। गैरी द्वारा उनके लिए आयोजित ट्रेनिंग की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लिया, हालांकि अनिच्छा से। कैटरपी, तुम सहमत क्यों नहीं हो? गैरी ने अभी अभी कैटरपी की गुर्राहट नहीं सुनी थी, इसलिए उसने मेटापोड की ओर देखा। कैटरपी ने गैरी पर कोई ध्यान नहीं दिया और अचानक अपना सिर आकाश की ओर घुमा लिया, जिससे रेशम के धागे फव्वारे की तरह कैटरपी के शरीर के चारों ओर गिरने लगे। उसी समय विकास का प्रकाश चमक उठा। कैटरपी का शरीर अर्धचंद्राकार आकार में बदल गया और जब सफेद रोशनी गायब हुई तो सामान्य मेटापोड से भिन्न एक नारंगी मेटापोड प्रकट हुआ। गैरी ने पोकेमोन पोकेडेक्स भी लिया और मेटापोड की विकास प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया। प्रोफेसर ओक द्वारा बनाया गया पोकेमोन पोकेडेक्स न केवल पोकेमोन की जानकारी देता है बल्कि इसमें तस्वीरें लेने का टास्क भी शामिल है। शाइनी पोकेमोन के विकास की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना आज भी महत्वपूर्ण है, ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं तो इसे एक स्मृति चिन्ह के रूप में देख सकें। विकसित होने के बाद मेटापोड ने अपना शरीर हिलाया और गैरी को धन्यवाद दिया। जैसा कि गैरी ने अनुमान लगाया था, कैटरपी के विकसित न होने का कारण यह था कि उसके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। गैरी द्वारा तैयार किए गए विशेष बग प्रकार के आहार को खाने और उच्च स्तरीय ऊर्जा ब्लॉकों को जोड़ने के बाद इसने अपने शरीर में पर्याप्त ऊर्जा संचित कर ली और सीधे मेटापोड में विकसित हो गया। चूंकि तुम विकसित हो चुके हो, अंदर आ जाओ। गैरी ने मूल रूप से कैटरपी का उपयोग एग्जैक्टर के सम्मोहन को प्रशिक्षित करने के लिए करने की योजना बनाई थी। कैटरपी के विकसित हो जाने के बाद अब उसे ट्रेनिंग छोड़ना ही पड़ेगा। अब उसे बस मेटापोड का अच्छे से ख्याल रखना है और उसके बटरफ्री में रूपांतरित होने का इंतजार करना है। हालांकि बग टाइप पोकेमोन की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत नहीं होती, लेकिन कीट तत्व की ऊर्जा बहुत खास होती है और मानसिक ऊर्जा के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसलिए बग टाइप पोकेमोन आसानी से सम्मोहित नहीं होते, जो मानसिक ऊर्जा पर नियंत्रण सुधारने के लिए एक्सेक्यूटर की सम्मोहन क्षमता का ट्रेनिंग देने के लिए बहुत उपयुक्त है। एग्जीक्यूटर, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग साथी चला गया है, इसलिए तुम स्क्विर्टल के समूह में शामिल हो जाओगे और स्क्विर्टल द्वारा दागी गई वाटर गन की स्पीड बढ़ाने के लिए कंफ्यूजन का उपयोग करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, गैरी ने कहा। स्काइथर ने अपने दरांती से अपना सिर थपथपाया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह अतिरिक्त ट्रेनिंग के लिए है? बस अभ्यास करते रहो, कौन किससे डरता है? स्काइथर जन्म से लेकर अब तक कभी हारा नहीं था, लेकिन उसे आज इतनी बुरी तरह हारने की उम्मीद नहीं थी। स्काइथर ने तुरंत एक्सेक्यूटर को घूर कर देखा और जल्द से जल्द पटरी पर वापस आने के लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। एक्सेक्यूटर को अभी पता चला कि साइथर उसे देख रहा था और उसने साइथर की भावनाओं को भांप लिया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार आज की लड़ाई बहुत आसानी से खत्म हो गई थी और यह साइथर उतना शक्तिशाली भी नहीं लग रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिन की योजना सुबह से शुरू होती है। अगले दिन सुबह उठने के बाद गैरी ने स्क्विर्टल और अन्य लोगों से ट्रेनिंग शुरू करने का आग्रह किया। क्योंकि वे जंगल में थे, गैरी ने स्क्विर्टल और अन्य लोगों को केवल 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग लेने दिया और उन्हें हर 15 मिनट के ट्रेनिंग के बाद आराम करना पड़ता था। एक्सेक्यूटर ने कुछ समय तक ही ट्रेनिंग लिया और फिर रुक गया। आखिरकार वे जंगल में थे और अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचने के लिए उनके पास कम से कम एक पोकेमोन अच्छी स्टेटस में होना आवश्यक था। ट्रेनिंग के बाद गैरी ने पोकेमोन के लिए भोजन तैयार किया। खाना खाने के बाद पोकेमोन की मदद से उसने अपना सामान पैक किया और फिर से रवाना हो गया। रास्ते में गैरी की मुलाकात कई ट्रेनर से हुई। ये सभी ट्रेनर असल में नौसिखिया थे। उनके पास लंबे समय से पोकेमोन नहीं थे। दूसरे ट्रेनरों को देखकर उन सभी ने गैरी को चुनौती दी। गैरी ने स्वाभाविक रूप से सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और एक ही सुबह में 5 नौसिखिया ट्रेनर को हरा दिया। गैरी लड़ाई में मुख्य रूप से स्क्विर्टल का इस्तेमाल करता था और उसका स्तर बढ़ाकर 13 कर दिया गया था। विकास के पहले चरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल 3 स्तर शेष हैं। स्क्विर्टल की वर्तमान स्टेटस को देखते हुए विकास में देरी नहीं होनी चाहिए।
चैंपियन स्तर की क्षमता के साथ भोजन और पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जब तक स्क्विर्टल विकसित नहीं होना चाहता, तब तक दुर्घटना की संभावना न के बराबर है। दोपहर के 12 बज गए हैं, लंच का समय हो गया है। दोपहर तक घुड़सवारी करने के बाद गैरी ने रुककर आराम करने, दोपहर का भोजन करने और फिर दोपहर में दोबारा रवाना होने की योजना बनाई थी। गैरी ने शुरू में अकेले यात्रा करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने कम उम्र में ही पशुपालन के बारे में सीख लिया था। पशुपालन में अपनी दक्षता के कारण वह निश्चित रूप से एक कुशल पशुपालक है। सब लोग बाहर आकर खाना खाएं। पोकेमोन के लिए तैयार भोजन के बाद गैरी ने सभी पोकेमोन को छोड़ दिया और मेटापोड ने भी उसे सांस लेने के लिए छोड़ दिया। स्क्विर्टल, स्काइथर, एक्सेक्यूटर, तीनों पोकेमोन को गैरी द्वारा तैयार किया गया खाना बहुत पसंद आया और वे खाने लगे। रास्ते में वे बीच बीच में लड़ते भी रहे। पोकेमोन को इतने मजे से खाते देख गैरी भी अपना इंस्टेंट फूड खाने चला गया। उसे बस उसमें पानी डालकर गर्म करना था। डिंग, मिशन पूरा हुआ, पुरस्कार अंतरिक्ष बैकपैक में वितरित कर दिए गए हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक सुनाई दिया। गैरी ने स्पेस बैकपैक में मौजूद वस्तुओं को देखा और निम्न स्तरीय रेयर कैंडी की संख्या 13 से बढ़कर 23 हो गई। आखिरकार ऐश विरिडियन सिटी से चला गया, लेकिन वह इतनी धीमी स्पीड से क्यों चला और एक और दिन विरिडियन सिटी में क्यों रुका? गैरी ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन गैरी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी ऐश के मुसीबत में पड़ने की संभावना कम ही थी। गैरी ने स्क्विर्टल और बाकी जानवरों की तरफ फिर से देखा, जो पहले ही सारा चारा खा चुके थे और आराम करने के लिए मैदान पर लेटे हुए थे। चारों पोकेमोन का लेवल ज्यादा नहीं था और 23 कम लेवल वाली रेयर कैंडी काफी नहीं थी। रेयर कैंडी इस्तेमाल करने से पहले स्क्विर्टल और बाकी पोकेमोन का लेवल बढ़ाना बेहतर था। भरपेट भोजन करने और आधे घंटे आराम करने के बाद गैरी फिर से रवाना हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर, गैरी ने रास्ते में मिले ट्रेनर से लड़ने से इनकार कर दिया। वह मुख्य रूप से आसपास के दृश्यों की प्रशंसा कर रहा था और उच्च क्षमता वाले पिट्जी की तलाश कर रहा था। इसी कारण से गैरी ने मेटापोड को भी ये देखने के लिए छोड़ दिया कि क्या वह पिट्जियोटो को आकर्षित कर सकता है। मेटापोड पिट्जियोटो के पसंदीदा भोजन में से एक है। हालांकि मेटापोड का बाहरी आवरण सख्त होता है, लेकिन अगर पिट्जियोटो इसे ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंक दे तो ये टूट सकता है और फिर वह इसके अंदर की मिठास का स्वाद ले सकता है। मेटापोड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गैरी उसका इस्तेमाल चारे के रूप में कर रहा है और उसने सोचा कि गैरी उसे सांस लेने के लिए बाहर छोड़ रहा है, और वह बहुत खुश था। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेटवश शाम तक कोई पिट्जियोटो दिखाई नहीं दिया। गैरी ने भी एक समस्या का पता लगा लिया। जो जल्दी उठता है उसे ही फायदा होता है, और यही बात पिट्जियोटो के लिए भी सच है। ऐसा लगता है कि केवल सुबह के समय मेटापोड के साथ सवारी करने से ही पिट्जियोटो को आकर्षित किया जा सकता है। गैरी ने पिट्जी को पकड़ने की कोशिश करना छोड़ दिया है क्योंकि उच्च क्षमता वाले पिट्जी से सामना करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह अभी भी उसे पिट्जियोटो से पकड़ लेता है। आखिरकार, एक बार विकसित होने के बाद मिलने वाले पिट्जियोटो की क्षमता अधिक होनी चाहिए, और जिम की क्षमता वाले पिट्जियोटो से मिलने की संभावना भी हो सकती है। जिम लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाले पिट्जियोटो की बात करें तो गैरी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह कुछ दिनों से बाहर था, लेकिन उसने लगभग एलीट लेवल की क्षमता वाला कोई पोकेमोन नहीं देखा था। 2 दिन बाद सुबह, गैरी लगभग विरिडियन जंगल से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसे अभी तक वह पिट्जी या पिट्जियोटो नहीं मिला था जिसे वह चाहता था। विरिडियन फॉरेस्ट में उसे जिम में शामिल होने की क्षमता रखने वाला कोई पिट्जी या पिट्जियोटो भी नहीं मिला। आज गैरी का विरिडियन फॉरेस्ट में चौथा दिन है। अगर वह एक और सुबह तक सवारी करता रहा तो वह लगभग विरिडियन फॉरेस्ट से बाहर निकल जाएगा और उसे अपने पसंदीदा पिट्जी को ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि मैं केवल अपने पैसे का ही उपयोग कर सकता हूं। हालांकि गैरी को अपनी पसंद का पिट्जी नहीं मिला, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। पोकेमोन को हासिल करने के कई तरीके हैं, जैसे कि लड़ाई के माध्यम से, दोस्त बनाकर आदि, और सबसे आम तरीका इसे सीधे खरीदना है। हालांकि लीग जंगली पोकेमोन की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाती है, लेकिन प्रजनन केंद्रों में मौजूद पोकेमोन अपवाद हैं। प्रजनन केंद्रों में मौजूद सभी पोकेमोन स्वयं प्रजनक द्वारा पाले जाते हैं और ऐसे पोकेमोन की बिक्री की अनुमति है। कई प्रजनन केंद्र किसी विशेष पोकेमोन के प्रजनन में विशेषज्ञता हासिल करते हैं और उसे ट्रेनर के चयन के लिए बाजार में उपलब्ध कराते हैं। कुछ धनी परिवार अपने बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पोकेमोन खरीदने के लिए प्रजनन केंद्र जाते हैं। आज भी कई ऐसे प्रजनन केंद्र हैं जो पिट्जी जैसे पोकेमोन का प्रजनन करते हैं। पिट्जी कोई दुर्लभ पोकेमोन नहीं है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी। गैरी विरिडियन जंगल में ज्यादा देर नहीं रुका। वह पूरी रफ्तार से घोड़े पर सवार होकर दोपहर में प्यूटर सिटी स्थित पोकेमोन सेंटर पहुंचा। नज़जॉय, कृपया मुझे क्षमा करें। गैरी ने अपने पोकेमोन को जांच के लिए नज़जॉय को सौंप दिया। हालांकि पोकेमोन घायल नहीं हुए थे, फिर भी उनकी नियमित जांच आवश्यक थी। पोकेमोन सेंटर न केवल उपचार प्रदान करता था बल्कि प्रतिदिन उनकी देखभाल भी करता था। चिंता मत कीजिए, श्रीमान गैरी।
अगर आप न होते तो विरिडियन सिटी के पोकेमोन सेंटर में सुरक्षा का बड़ा खतरा मंडरा रहा होता। मैं आपके पोकेमोन का अच्छे से ख्याल रखूंगी, नर्स जॉय ने आश्वासन दिया। धन्यवाद। गैरी को आश्चर्य नहीं हुआ। पोकेमोन सेंटर सभी जॉय परिवार के थे और वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विरिडियन पोकेमोन सेंटर में जो कुछ हुआ वह मामूली बात नहीं थी। अनुमान है कि विरिडियन शहर की घटना के कारण कांटो क्षेत्र के सभी पोकेमोन सेंटरों में सुरक्षा बैठक आयोजित की गई। गैरी सार्वजनिक टेलीफोन क्षेत्र में गया और प्रोफेसर ओक को फोन किया। प्रोफेसर ओक ने अपना अधिकांश समय प्रयोगशाला में बिताया, जहां वे पोकेमोन अनुसंधान में विशेषज्ञता रखते थे। अरे गैरी, तुम कहां हो? तुमने मुझे अभी क्यों फोन किया? प्रोफेसर ओक ने देखा कि स्क्रीन पर गैरी ही था और उन्हें थोड़ा सा अपराध बोध हुआ। गैरी के पहले टाउन छोड़ने के बाद से लगभग एक सप्ताह बीत चुका है और उसने प्रोफेसर ओक को एक बार भी फोन नहीं किया है। अरे, मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। गैरी ने एक गलती करने वाले बच्चे जैसा चेहरा बनाया और बीच में ही टोकते हुए बोला, वैसे दादाजी, क्या आप पुलिस स्टेशन में किसी को जानते हैं? पुलिस? क्या टीम रॉकेट आपको निशाना बना रही है? प्रोफेसर ओक का चेहरा सख्त हो गया और वह अचानक गंभीर हो गए। गैरी हैरान था। प्रोफेसर ओक ने टीम रॉकेट का जिक्र किया, जाहिर है उन्हें विरिडियन सिटी की स्टेटस के बारे में जानकारी थी। नहीं, गैरी ने जल्दी से अपना सिर हिलाकर इससे इनकार किया। तो फिर आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि क्या मैं पुलिस स्टेशन में किसी को जानता हूँ? प्रोफेसर ओक को भी राहत मिली। गैरी प्रोफेसर ओक के परिवार का इकलौता बच्चा है और उसके साथ कुछ हो सकता है। मैं एक आर्कैनिन पालना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जंगली आर्कैनिन और ग्रोलिथ मिलना मुश्किल है। इन सभी का पालन पोषण इंटरपोल द्वारा किया जाता है। अगर आप आर्कैनिन पाना चाहते हैं तो आप केवल इंटरपोल जाकर ग्रोलिथ को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, गैरी ने समझाया। तो तुम एक आर्केनाइन का प्रजनन कराना चाहते हो? मैं पुलिस में किसी को जानता हूं। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे बारे में पूछ लूंगा। इसके बाद प्रोफेसर ओक ने फोन काट दिया। गैरी चुपचाप इंतजार करता रहा। लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद सार्वजनिक फोन फिर से बजा। गैरी ने फोन उठाया और वीडियो पर प्रोफेसर ओक का चेहरा दिखाई दिया। दादाजी, क्या हो रहा है? गैरी ने घबराकर पूछा। यह इस बात से संबंधित है कि क्या मिशन पूरा किया जा सकता है। हालांकि मूल कथानक के अनुसार गैरी के पास भी एक आर्कैनिन है, लेकिन वह आर्कैनिन बहुत कमजोर है। सिल्वर कॉन्फ्रेंस के खेल में गैरी के आर्कैनिन को ऐश के स्नोलैक्स के हाइपर बीम ने तुरंत हरा दिया, जिससे आर्कैनिन को काफी शर्मिंदगी हुई। इसलिए गैरी को लगा कि अगर भविष्य में उसकी मुलाकात ग्रोलिथ से हो भी जाती है, तो इसकी संभावना काफी कम होगी। मैंने तुम्हारे लिए अनुरोध किया था। सेरुलियन सिटी के पुलिस स्टेशन में ग्रोलिथ का एक घोंसला बना है। मैंने तुम्हारे लिए आवेदन किया है। जब तुम सेरुलियन सिटी पहुंचो तो बस पुलिस स्टेशन जाकर एक को गोद ले लेना, प्रोफेसर ओक ने कहा। धन्यवाद दादाजी। जैसा कि उम्मीद थी, वह प्रसिद्ध प्रोफेसर साधारण व्यक्ति नहीं है, और यहाँ तक कि इंटरपोल संगठन को भी उन्हें कुछ सम्मान देना पड़ता है। वैसे, गैरी, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर ओक ने गैरी की स्टेटस के बारे में पूछना शुरू किया। मैं प्यूटर सिटी पहुंच गया हूं और कल प्यूटर जिम को चुनौती देने की योजना बना रहा हूं, गैरी ने कहा। तुम वाकई बहुत तेज हो। प्यूटर जिम का लीडर कमजोर नहीं है। स्क्विर्टल के टाइप के साथ तुम्हें फायदा तो है, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा, प्रोफेसर ओक ने याद दिलाया। क्या ब्रॉ बहुत ताकतवर है? हालांकि ब्रॉ एक बहुत अच्छा जिम ट्रेनर है, लेकिन उसके पास जो पोकेमोन हैं वे जियोड्यूड और ओनिक्स हैं और उनका स्तर ऊंचा नहीं है। बेशक, गैरी को ये बात नहीं पता। प्रोफेसर ओक जिस जिम लीडर की बात कर रहे हैं, वह ब्रॉ के पिता फ्लिंट हैं। दरअसल, कांटो क्षेत्र में हर जिम ट्रेनर कमजोर नहीं है, लेकिन बाद में टास्क वाहक जिम मालिकों ने इसे बिगाड़ दिया। चाहे वह प्यूटर जिम हो या सेरुलियन जिम, मूल जिम मालिक बहुत शक्तिशाली ट्रेनर हैं और उनकी क्षमता मूल रूप से अर्धकुलीन स्तर की है, और कुछ तो कुलीन ट्रेनर भी हैं। उदाहरण के लिए, फुत्सिया शहर के जिम ट्रेनर कोगा के पास असाधारण शारीरिक शक्ति है। निकट भविष्य में ट्रेनर एसोसिएशन के शीर्ष नेता कोगा को जोतो क्षेत्र लीग के एलीट 4 के रूप में नियुक्त करेंगे। यह मत सोचिए कि मूल कथानक में कोगा कमजोर है, ये तो बस उसका दिखावा है। आखिर जिम ट्रेनर का काम चुनौती देने वाले ट्रेनर की परीक्षा लेना ही तो है। अगर वे सभी अपनी पूरी ताकत से लड़ें, तो कुछ ही लोग इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 बैज हासिल कर पाएंगे। और भले ही इसे सबसे कमजोर सेरुलियन जिम कहा जाता हो, लेकिन ये कमजोर नहीं है। मिस्टी के पिता एक बहुत ही कुशल ट्रेनर हैं जो जल पोकेमोन में निपुण हैं। उन्होंने अपनी 4 बेटियों के लिए कई शक्तिशाली जल पोकेमोन छोड़े हैं। लेकिन चारों बेटियां बिल्कुल भी प्रेरित नहीं थीं, और उनमें से कोई भी उन शक्तिशाली जल पोकेमोन की पहचान हासिल नहीं कर सकी, और उन्हें युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जा सका, इसलिए वे धीरे धीरे तीसरे दर्जे के जिम बन गए। और जिम का बहुत मजबूत होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर जिम बहुत मजबूत होगा तो कोई उसे चुनौती नहीं देगा। इसका उदाहरण सिनाबार जिम के ब्लेन से लिया जा सकता है। उन्होंने जिम की हर लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप सिनाबार जिम को चुनौती देने वाला कोई ट्रेनर नहीं बचा।
समय के साथ सिनाबार जिम एक किंवदंती बन गया और यहाँ तक कि सिनाबार द्वीप के लोग भी सोचते थे कि सिनाबार जिम बंद हो गया है। ये कहा जा सकता है कि जिम का प्रबंधन काफी मुश्किल होता है। जिम मालिक को न केवल शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि उसे जिम को संचालित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जिम को न तो बहुत मजबूत बनाया जा सकता है और न ही बहुत कमजोर। दादाजी, मैं सावधान रहूंगा। ये जानते हुए कि प्रोफेसर ओक उसके बारे में चिंतित थे, गैरी ने भी प्रोफेसर ओक की बात मानी। वैसे, गैरी, तुमने अब तक कितने पोकेमोन पकड़े हैं? प्रोफेसर ओक ने पूछा। प्रोफेसर ओक का सामना अनगिनत पोकेमोन से हो चुका है, लेकिन चूंकि इस साल पहले टाउन के नवोदित ट्रेनर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में उम्मीद है कि उन्हें उनके द्वारा भेजे गए पोकेमोन प्राप्त होंगे। अब तक मैंने 3 पोकेमोन पकड़ लिए हैं, गैरी ने कहा। अरे, सिर्फ 3 पोकेमोन? ये तो बहुत कम है, प्रोफेसर ओक ने आश्चर्य से कहा। इस साल पहले टाउन से 4 नवोदित ट्रेनर निकले। ऑरेंज और येलो ने 6 से अधिक पोकेमोन पकड़े हैं, तो फिर उनके पोते ने केवल 3 पोकेमोन ही क्यों पकड़े हैं? दादाजी, मैं एलीट वाला रास्ता अपनाना चाहता हूँ। मुझे कमजोर पोकेमोन पसंद नहीं है, गैरी ने कहा। क्या सच में? तो फिर तुमने कौन कौन से 3 पोकेमोन पकड़े हैं? प्रोफेसर ओक ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि गैरी किस तरह के पोकेमोन पकड़ेगा। मैंने मेटापोड, एक्सेगुटर और साइथर को पकड़ लिया, गैरी ने कहा। एक्सेगुटर, साइथर, मेटापोड शुरुआत में तो सामान्य था, लेकिन बाद में पकड़े गए दोनों पोकेमोन इतने प्रभावशाली कैसे निकले? प्रोफेसर ओक को अच्छी तरह पता है कि एक्सेगुटर और साइथर किस तरह के पोकेमोन हैं। एक नौसिखिया ट्रेनर के लिए ये दोनों पोकेमोन निश्चित रूप से उच्च कोटि के हैं। गैरी, क्या तुमने इन दोनों पोकेमोन को पकड़ा? प्रोफेसर ओक के मन में यह सवाल उठ खड़ा हुआ। गैरी ने जिस स्टार्टर पोकेमोन को चुना है वह स्क्विर्टल है, जो टाइप के हिसाब से एक्सेगुटर के मुकाबले नुकसान में है, और साइथर भी एक बहुत तेज पोकेमोन है। गैरी का स्क्विर्टल अभी भी नौसिखिया अवस्था में है और उसका प्रकार भी अनुकूल नहीं है, तो वह स्काइथर को कैसे पकड़ सकता है? हाँ, मैंने एक्सेगुटर को तब पकड़ा था जब वह एक्सेगक्यूट था। मैंने लीफ स्टोन का इस्तेमाल करके उसे सीधे विकसित किया। बाद में मेरी मुलाकात विरिडियन फॉरेस्ट में साइथर से हुई और मैंने एक्सेगुटर की मदद से उसे हरा दिया, गैरी ने विरिडियन फॉरेस्ट में अपने अनुभव को बयां किया। प्रोफेसर ओक को पसीना आ गया। उन्हें गैरी से इतनी आसान शुरुआत की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत ही एग्जीक्यूट को पकड़ लिया और फिर साइथर से मिला। वह कितना फेटशाली था। तो फिर आपने मेटापोड को पकड़ने का विकल्प क्यों चुना? प्रोफेसर ओक ने पूछा। गैरी के पास जितने भी पोकेमोन थे वे सभी शक्तिशाली थे और उसके पास पहले से ही साइथर था। उसे एक और बग टाइप पोकेमोन पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही थी। क्योंकि मुझे एक शाइनी कैटरपी मिला और मैंने उसे पकड़ लिया, गैरी ने कहा। वाह, एक शाइनी कैटरपी, मुझे दिखाओ। प्रोफेसर ओक ये सुनकर बहुत उत्साहित हो गए कि यह एक शाइनी पोकेमोन है। प्रोफेसर ओक को भी शाइनी पोकेमोन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। विशेषकर चूंकि इस पोकेमोन को गैरी ने पकड़ा था, इसलिए प्रोफेसर ओक और भी उत्सुक हो गए और इसका अध्ययन करना चाहते थे। मेरे पोकेमोन नस जॉय की देखरेख में हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, दादाजी, गैरी ने कहा। ये तो बहुत दुख की बात है। आपको जिम में होने वाली प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, प्रोफेसर ओक ने कहा। अच्छा, अलविदा दादाजी। कॉल खत्म होने के बाद गैरी पोकेमोन सेंटर के कैफेटेरिया में खाना खाने चला गया। गैरी ने दोपहर में रूट 3 पर जाकर ये देखने की योजना बनाई कि क्या उसे अपना पसंदीदा पिज़्ज़ी मिल सकता है, और साथ ही यह भी कि क्या उसे कुछ ग्राउंड टाइप पोकेमोन मिल सकते हैं। प्यूटर सिटी के पास पहाड़ हैं और वहां कुछ रॉक और ग्राउंड टाइप के पोकेमोन पाए जाते हैं। सिस्टम द्वारा दिए गए टास्क के अनुसार गैरी को एक राइडॉन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है और संभवतः आसपास एक राइहॉन भी मौजूद है। पिज़्ज़ी और राइहॉन के अलावा गैरी मंकी को ढूंढने की भी योजना बना रहा है। मंकी का द्वितीय चरण का विकास होता है और अंततः वह एनहिलेप में विकसित हो सकता है। सबरीना के खिलाफ बाद की लड़ाई को आसान बनाने के लिए एक घोस्ट टाइप पोकेमोन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। गेंगर को ट्रेनिंग देने की बात करें तो गैरी की यही योजना है, लेकिन गेंगर का स्वभाव पॉइजन टाइप का है। कहा जाता है कि यह साइकिक टाइप का मुकाबला कर सकता है, लेकिन ये साइकिक टाइप के पोकेमोन के सामने कमजोर भी पड़ जाता है। बेशक यही बात एनहिलापे के लिए भी सच है, लेकिन फिर भी फाइटिंग टाइप पोकेमोन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। कांटो क्षेत्र में केवल 2 फाइटिंग पोकेमोन हैं जिनके बेस स्टैट्स 500 हैं, अर्थात माचैम्प और एनिहिलेप। माचैम्प के मूल आंकड़े 505 हैं और यह एक ही प्रकार का फाइटिंग पोकेमोन है। एनिहिलेप के मूल आंकड़े 535 हैं और इसमें फाइटिंग और घोस्ट दोनों एट्रीब्यूटें हैं। दोनों की तुलना करें तो जो भी जानकार होगा वह एनिहिलापे को ही चुनेगा। इसके अलावा इस समय तक एनिहिलापे की विकास विधि पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है और यहां तक कि कई फाइटिंग मास्टर्स भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं। खेल में विकास की विधि के अनुसार एनिहिलेप को एक लड़ाई में लगातार 20 बार रेज फिस्ट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है और विकसित होने से पहले उसे लक्ष्य को हराते हुए अपना स्तर बढ़ाना होगा।
यह विकास पद्धति खेल में ही बहुत परेशानी वाली है, वास्तविकता की तो बात ही छोड़िए। गैरी की योजना प्राइमेप के रेज फिस्ट में महारत हासिल करने का इंतजार करने की है और फिर धीरे धीरे विकास पद्धति का परीक्षण करने की है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर, गैरी अपने पोकेमोन को रूट 3 पर लेकर आया, लक्ष्य पोकेमोन की तलाश में, और उसने स्क्विर्टल का स्तर भी बढ़ाया। क्योंकि उसके पास अंतर्दृष्टि की आंख है, गैरी बहुत जल्दी पोकेमोन की तलाश करता है, लेकिन दुर्फते से जिन पोकेमोन से उसका सामना हुआ वे सभी सामान्य और कुलीन क्षमता वाले थे, जिनमें से कोई भी गैरी को पसंद नहीं आया। रास्ते में उनका सामना कुछ गुस्सैल स्वभाव वाले जंगली पोकेमोन से भी हुआ, लेकिन गैरी ने उन सभी को हरा दिया। यहाँ के पोकेमोन ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं शुरुआती दौर में ही पोकेमोन पकड़ने की कोशिश छोड़ दूं। गैरी ने पाया कि जिन इलाकों में इंसान रहते थे, वहां बहुत कम ही ऐसे पोकेमोन थे जिनमें जबरदस्त क्षमता थी, और जिम में शामिल होने लायक पोकेमोन मिलना भी मुश्किल था। जहां कम लोग रहते हैं, उन इलाकों के बारे में गैरी जानता था कि उसकी ताकत काफी नहीं है, इसलिए उसे पहले अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और फिर लक्ष्य पोकेमोन को पकड़ना चाहिए। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद गैरी ने वापस जाने की योजना बनाई। मेटापोड, तुमने बहुत मेहनत की है। गैरी ने अपने हाथ में पकड़े मेटापोड को छुआ और उसे वापस पोके बॉल में रखने की योजना बनाई। पूरी दोपहर गैरी ने मेटापोड को बाहर रखा, इस उम्मीद में कि पिज्जियोटो दिखाई देगा, लेकिन उसे एक भी पिज्जी नहीं मिला, हालांकि उसे काफी सारे स्पियरो दिखाई दिए। बज़, हालांकि जैसे ही गैरी मेटापोड को वापस लेने वाला था, मेटापोड का शरीर अचानक हिल गया। गैरी तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है, उसने मेटापोड को जमीन पर रख दिया और चुपचाप मेटापोड को देखने लगा। स्क्विर्टल, स्काइथर, स्क्विर्टल और साइथर भी देखने के लिए आ गए। कुछ ही सेकंड बाद मेटापोड का शरीर प्रचंड विकास प्रकाश से जगमगा उठा। प्रकाश में मेटापोड के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी पीठ पर तितली के पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। जैसे ही पंख फैले, बटरफ्री का शरीर भी मेटापोड से अलग हो गया। विकास की रोशनी मिट गई और एक शाइनी बटरफ्री प्रकट हुई। शाइनी बटरफ्री के हाथ और पैर हल्के गुलाबी रंग के थे, जिसमें काले और सफेद पैटर्न वाले तितली के पंख भी शामिल थे। सफेद हिस्से में भी थोड़ा गुलाबी रंग था और आंखें फिरोजी रंग की थीं। सच कहूं तो शाइनी कैटरपी के बटरफ्री में विकसित होने के बाद उसका रूप रंग स्टैंडर्ड बटरफ्री के रंग जितना अच्छा नहीं था। मुझे सच में नहीं पता कि कहानी में गुलाबी बटरफ्री कैसे पैदा हुई। ऐसा लगता है कि शाइनी पोकेमोन के रंग जरूरी नहीं कि पोकेडेक्स में दर्ज शाइनी टाइप के ही हों। म्याऊं। विकसित हो चुकी बटरफ्री तुरंत गैरी के पास उड़कर आ गई। गैरी की मदद से ही वह इतनी आसानी से विकसित हो पाए और गैरी की बहुत आभारी थी। बैककोट 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 LV15 बटरफ्री जिम। बैककोट 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 बटरफ्री में विकसित होने के बाद इसका स्तर भी बढ़कर 15 हो जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। शायद ये बटरफ्री जैसे पोकेमोन की एक एट्रीब्यूट है। चाहे मेटापोड हो या काकुना, विकसित होने के बाद इनका स्तर 1 से 10 स्तर तक थोड़ा बढ़ जाता है। ये वृद्धि पोकेमोन की क्षमता के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। गैरी ने बटरफ्री के गुणों की जांच करने के लिए आई ऑफ इनसाइट का भी इस्तेमाल किया। बैककोट 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 पोकेमोन बटरफ्री शाइनी। एट्रीब्यूट कीट उड़ने वाला। स्तर 15 संभावित। जिम क्षमता संयुक्त आंखें, संयुक्त आंखों के कारण हमलों की हिट दर में सुधार होगा। कौशल स्ट्रिंग शॉट, बग बाइट, गस्ट, सुपरसोनिक, कंफ्यूजन, पॉइजन पाउडर, स्टन स्पोर, स्लीप पाउडर। घनिष्ठता 255, अधिकतम मान 255। बैककोट 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 बुरा नहीं है, इतनी सारी क्षमताएं जागृत हो गई हैं। असल में बटरफ्री के इस चरण में जितनी भी क्षमताएं जागृत हो सकती थी, वे सभी जागृत हो गई हैं, गैरी ने आश्चर्य से कहा। एक निश्चित विकास स्तर पर पहुंचने के बाद पोकेमोन अपनी नस्लीय क्षमताओं को जागृत कर लेंगे, लेकिन सभी पोकेमोन को जागृत होने का अवसर नहीं मिलता है। चैंपियन बनने की क्षमता रखने वाले पोकेमोन भी अपनी सभी नस्लीय क्षमताओं को जागृत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उच्च क्षमता वाले पोकेमोन अपनी जाति की सभी क्षमताओं को नहीं, बल्कि केवल सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को ही जागृत कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐश के पिकाचू का उदाहरण देख सकते हैं। किसी पोकेमोन की सभी नस्लीय क्षमताओं को जगाने की क्षमता उसकी क्षमता पर नहीं, बल्कि उसकी स्वयं की समझ पर निर्भर करती है। समझ जितनी अधिक होगी, वह उतनी ही अधिक नस्लीय क्षमताओं को जगा सकेगा। गैरी को याद आया कि ऐश के कैटरपी ने विकसित होने के बाद गस्ट, स्लीप पाउडर और स्टन स्पो की 3 क्षमताओं को जागृत कर लिया था। गैरी की बटरफ्री ने 6 कौशल जागृत किए हैं, जो ऐश की बटरफ्री की तुलना में 3 गुना अधिक हैं। इससे पता चलता है कि इस बटरफ्री में उच्च स्तर की समझ है। मुझे आपसे इतनी उच्च स्तर की समझ की उम्मीद नहीं थी। गैरी ने बटरफ्री के रोएंदार सिर को छुआ और कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया कि बटरफ्री के साथ कैसा व्यवहार करे। गैरी के मूल विचार के अनुसार बटरफ्री को केवल अस्थायी रूप से पाला गया था और निश्चित रूप से बाद के चरण में इसे बदल दिया जाएगा, लेकिन इस बटरफ्री की समझदारी इतनी उच्च थी कि इसे छोड़ देना दुख की बात होगी। गैरी ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि इसे कुछ समय के लिए ही पालना बेहतर होगा।
वैसे भी भविष्य में पकड़े जाने वाले पोकेमोन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसलिए इसे कुछ समय के लिए पालना ठीक रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बटरफ्री कितना बड़ा हो सकता है। अंदर आओ, हम वापस जा रहे हैं। स्क्विर्टल को छोड़कर गैरी बाकी सभी पोकेमोन को पोकेबॉल में वापस ले गया। पोकेमोन को बाहर छोड़ने से स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि रास्ते में आपका साथ देने के लिए कोई पोकेमोन होगा, जिससे आप बोर नहीं होंगे, और यह एक अंगरक्षक के रूप में भी काम कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पोकेमोन सेंटर में एक रात आराम करने के बाद अगले दिन गैरी अपनी माउंटेन बाइक से प्यूटर जिम के प्रवेश द्वार तक गया। ये बहुत ही जर्जर है। गैरी ने प्यूटर जिम को देखा, जो आधे कटे हुए पत्थर से बना था, और उसे वह जर्जर लगा। उस दौर के सभी जिम जर्जर हालत में थे, और 2 साल बाद ही लीग ने स्थानीय शहरों को जिमों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए धनराशि आवंटित की। हालांकि प्यूटर जिम बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है और गैरी के दादा से भी पुराना है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना ब्रॉ के दादा ने की थी। बैककोट, बैककोट, बैककोट। डिंग, टास्क जारी किया गया। प्यूटर जिम बैच प्राप्त करें। पुरस्कार: निम्न स्तरीय दुर्लभ कैंडी X10 स्टोन एज स्थायी कौशल सीखने का उपकरण, टॉप हार्ड स्टोन चट्टान प्रकार कौशल शक्ति में 50% की वृद्धि X1। बैककोट, बैककोट, बैककोट। अब आता है काम। स्टोन एज परमानेंट स्किल लर्निंग डिवाइस, गैरी ने अप्रत्याशित रूप से कहा। स्किल लर्नर्स केवल गेम में ही उपलब्ध हैं। आप इनका उपयोग पोकेमोन पर संबंधित कौशल में महारत हासिल करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि गेम में स्किल लर्नर्स का उपयोग एक कम होता है। कौशल सीखने वाले लोग बहुत ही बेहतरीन होते हैं। वास्तविकता में पोकेमोन द्वारा अपनी जातीय क्षमताओं को जागृत करने के अलावा, यदि आप नए कौशल सीखना चाहते हैं, तो आप केवल एक कौशल गुरु को ढूंढ सकते हैं और सीखने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे आपको सिखाएंगे। ऐश की यात्राओं से ये देखा जा सकता है। ऐश को अपने पोकेमोन कौशल सिखाने के लिए एक गुरु मिल गया है। किसी कौशल को सीखने में कम से कम 3 से 7 दिन लगते हैं। अगर आप इसे एक आदत बन चुकी कुशलता के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो आपको अभ्यास करने में काफी समय बिताना होगा। ये कहा जा सकता है कि कौशल सिखाना एक समय लेने वाला और श्रमसाध्य टास्क है। यहाँ तक कि वर्तमान में सभी रीजन लीग चैंपियन और एलिट 4 के लिए भी उनके मुख्य पोकेमोन के स्किल पूल में सिखाए जाने वाले कौशलों की संख्या केवल एकल अंक में है, जो दर्शाता है कि कौशल सिखाना कितना मुश्किल है। हार्डस्टोन एक एट्रीब्यूट एनहेंसमेंट आइटम है। इसका मूल प्रभाव रॉक स्किल्स की शक्ति को 20% तक बढ़ाना होना चाहिए। यह उच्च क्लास का हार्डस्टोन इसे 50% तक बढ़ा देता है, जो वाकई भयावह है। गैरी ने जल्दी से अपनी माउंटेन बाइक पार्क की और जिम के दरवाजे पर आ गया। दरवाजे पर कोई घंटी नहीं थी, इसलिए गैरी ने सीधे दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जिम में बहुत अंधेरा था। उसकी नजर कई पत्थर के खंभों पर पड़ी। सामने के छोर पर बने ऊंचे चबूतरे पर एक तिरछी आंखों वाला लड़का पत्थर के गद्दी पर बैठा था। तिरछी आंखों वाला लड़का ब्रॉ था। गैरी को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रॉ वहां क्यों बैठा है। वह जानबूझकर वहां बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने लाइट नहीं जलाई। आखिर वह किसे डराने की कोशिश कर रहा था। गैरी ने ब्रॉ की ओर मुड़कर चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम ब्रॉ हो? ये सुनकर ब्रॉ के मन में एक नई उम्मीद की किरण जगी। तुम कौन हो? ब्रॉ ने पूछा। गैरी को लगा कि ब्रॉ दिखावा कर रहा है कि वह कूल है। जिम के बाहर जरूर निगरानी रखी जा रही होगी। इस आदमी को पता होगा कि वह आ रहा है और इसीलिए वह पहले से ही यहां आकर बैठ गया और इंतजार कर रहा था। गैरी जानता था कि ब्रॉ आमतौर पर कितना व्यस्त रहता था। जिम के कामकाज संभालने के अलावा उसे अपने 9 छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करनी पड़ती थी, और जिम में मौजूद पोकेमोन का भी ध्यान रखना पड़ता था। अब दिन का उजाला हो चुका था और काफी चहल पहल थी। भला उसके पास यहां आकर बैठने और किसी का इंतजार करने का समय कैसे हो सकता था? गैरी ने ब्रॉ का नाम उजागर नहीं किया और जवाब दिया, मेरा नाम गैरी है, मैं पैलेट टाउन से हूं, और मैं यहां एक जिम को चुनौती देने आया हूं। क्या ये पहली बार है जब आप किसी जिम को चुनौती दे रहे हैं? ब्रॉ ने पूछा। हाँ, जिम में होने वाली प्रतियोगिताएं सड़क किनारे होने वाली आम लड़ाइयों से अलग होती हैं। ये पोकेमोन लीग की आधिकारिक प्रतियोगिताएं हैं और इनके नियम होते हैं, ब्रॉ ने याद दिलाया। प्यूटर सिटी में एक जिम ट्रेनर के रूप में ब्रॉ आसपास के अधिकांश नवोदित ट्रेनरों की चुनौतियों को स्वीकार करता है। कई नवोदित ट्रेनर निडर होकर जिमों को चुनौती देने आते हैं, लेकिन अंत में उन सभी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। जिम लीडर ब्रॉ, मुझे जिम बैटल के नियम पता हैं। मैं उन नौसिखियों से अलग हूं, गैरी ने कहा। ब्रॉ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और उसने देखा कि गैरी बहुत आत्मविश्वासी था। वह जानता था कि और कुछ कहना बेकार है, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश बंद कर दी और कहा, तुम सिर्फ 2 पोकेमोन का इस्तेमाल कर सकते हो, समझे? हाँ, गैरी ने सिर हिलाया। ब्रॉ ने उंगलियां चटकाईं और जिम की छत पर लगी बत्तियां जल उठीं। उसी समय मैदान के दोनों ओर चट्टानों के 2 मैदान उभर आए, जो आपस में जुड़कर एक युद्ध क्षेत्र का रूप ले रहे थे। ब्रॉ ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे कूदा और पोके बॉल निकाल ली। चूंकि आप जिम बैटल के नियम समझ गए हैं, इसलिए खेल शुरू होता है।
ब्रॉ ने अपने हाथ में मौजूद पोके बॉल को पूरी ताकत से फेंक दिया। महान मैदान में एक गोल पत्थर प्रकट हुआ जिस पर एक चेहरा बना हुआ था और उसके दोनों ओर एक एक भुजा थी। बैककोर्ट 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 LV-15 जियोड्यूड एलीट। बैककोर्ट बैककोर्ट बैककोर्ट। गैरी ने जियोड्यूड का स्तर देखा और जान गया कि ब्रॉ इस समय कितना मजबूत है। स्क्विर्टल, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। गैरी ने पोके बॉल फेंकी और स्क्विर्टल को छोड़ दिया। स्क्विर्टल ने आत्मविश्वास से जियोड्यूड की ओर देखा। कल रूट 3 पर उसकी जियोड्यूड से मुलाकात हुई थी। वह वाटर गन के एक ही शॉट से उसे तुरंत हरा सकता था। उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये तो असल में एक जल पोकेमोन है। स्क्विर्टल। ब्रॉ भी हैरान था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि गैरी इतना आश्वस्त क्यों था। दरअसल उसके पास एक जल पोकेमोन था। जियोड्यूड में रॉक और ग्राउंड गुण है और यह पानी के हमलों के प्रति 4 गुना कमजोर है। समान स्तर के पानी वाले पोकेमोन का सामना करने पर पानी के हमले के बाद ये लगभग तुरंत ही हार जाएगा। मैं पहले हमला करूंगा। स्क्विर्टल, वाटर गन का इस्तेमाल करो। गैरी ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। स्क्विर्टल ने बिना किसी झिझक के वाटर गन से पानी की बौछार कर दी। वाटर गन के फटने के दृश्य को देखकर ब्रॉ भी भ्रमित हो गया था। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था और उसने तुरंत आदेश दिया, बचने के लिए रोल आउट का इस्तेमाल करो। जियोड्यूड तुरंत भाग निकला और उसकी स्पीड धीमी नहीं थी, बल्कि वाटर गन के पीछा करने से बचने के लिए पर्याप्त थी। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेटवश जियोड्यूड ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाया और एक चट्टान से टकराकर रुक गया। इसके बाद पानी की बंदूक ने उसका पीछा किया और सीधे उसे मारा। जियोड्यूड की विशेष सुरक्षा अच्छी नहीं थी और वाटर गन की मार पड़ते ही वह सीधे गिर गया। निश्चित रूप से वह कोई साधारण नौसिखिया नहीं है। ब्रॉ ने गिरे हुए जियोड्यूड को देखा और उसे यकीन हो गया कि गैरी अन्य नौसिखिया ट्रेनर से बिल्कुल अलग था। आखिरकार नौसिखिया ट्रेनर के लिए पोकेमोन को हमला करने के लिए रूप बदलने के लिए मजबूर करना कोई आसान काम नहीं है। जियोड्यूड, वापस आओ और आराम करो। तुम्हारा स्क्विर्टल अच्छा है, लेकिन मेरे आखिरी पोकेमोन से निपटना इतना आसान नहीं है। ब्रॉ ने पराजित जियोड्यूड को वापस ले लिया और फिर पोके बॉल फेंक दी। वाह, शरीर कितनी तेजी से चल सकता है। चट्टान से बना एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। ओनिक्स 8.8 मीटर लंबा है, सचमुच एक विशालकाय जीव है। विशाल चट्टानों से बने इसके ढांचे से लोगों में दमन का गहरा एहसास होगा। विशालकाय वस्तुओं से भय। स्क्विर्टल भी हैरान रह गया। हालांकि उसने पोकेडेक्स में ओनिक्स की तस्वीर देखी थी, लेकिन उसे ओनिक्स के इतने विशाल होने की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ा घबरा गया था। स्क्विर्टल, डरो मत। ओनिक्स बहुत बड़ा है। जियोड्यूड की तरह यह पानी के हमलों के प्रति बेहद कमजोर है, गैरी ने याद दिलाया। गैरी की याद दिलाने के बाद स्क्विर्टल के दिल से डर गायब हो गया। कितना बेहतरीन ट्रेनर है। ब्रॉ ने देखा कि गैरी लड़ाई में अपने पोकेमोन की भावनाओं को संभालता है। सिर्फ इसी व्यवहार के कारण वह ज्यादातर नौसिखिए ट्रेनरों से कहीं बेहतर है। ओनिक्स, बाइंड का इस्तेमाल करो। ब्रॉ ने भी इसे गंभीरता से लिया और हमला करने की पहल की। गर्जन। ओनिक्स ने अपना शरीर थोड़ा ऊपर उठाया, घुमाया और अपनी पूंछ स्क्विर्टल की ओर झपटा। जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी और ओनिक्स की पूंछ के वार से बचने के लिए छिपने की कोई जगह नहीं थी। चिंता मत करो, बस वाटर गन का इस्तेमाल करके ओनिक्स के सिर पर हमला करो, गैरी ने आदेश दिया। आवाज सुनकर स्क्विर्टल ने ओनिक्स के सिर पर वाटर गन से सीधी रेखा में पानी की बौछार की और दोनों तरफ से हमले एक ही समय पर टकराए, लेकिन वाटर गन से ओनिक्स तुरंत पराजित नहीं हुआ। ओनिक्स की पूंछ ने स्क्विर्टल को पहले ही बांध दिया था और दिशा बदल दी थी, जिससे वाटर गन के हमले का प्रक्षेप पथ विचलित हो गया और स्क्विर्टल को वाटर गन से ओनिक्स पर हमला करने का मौका नहीं मिला। स्क्विर्टल, वाटर पल्स को संघनित करो, गैरी ने आदेश दिया। स्क्विर्टल ने अपने मुंह में जल तत्व को संघनित करके वाटर पल्स का निर्माण किया। ये कौशल स्क्विर्टल ने कल दोपहर ही जागृत किया था, लेकिन वह इसका उपयोग करने में बहुत कुशल नहीं था। हालांकि वह पानी की गेंद को सफलतापूर्वक संघनित कर सकता था, लेकिन हमले की दूरी बहुत कम थी और यह एक नियमित कौशल के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नहीं, ओनिक्स, स्क्विर्टल को जल्दी से बाहर फेंक दो। ब्रॉ वाटर पल्स की शक्ति को जानता था। उसका ओनिक्स अभी वाटर गन का सामना कर चुका था। अगर उस पर दोबारा वाटर पल्स से हमला हुआ तो उसका अंत निश्चित था। गर्जन। ओनिक्स ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, अपने शरीर को जोर से घुमाया और स्क्विर्टल को बाहर फेंक दिया। हालांकि जिस क्षण स्क्विर्टल को बाहर फेंका गया, उस समय तक स्क्विर्टल ने वाटर पल्स को संघनित कर सीधे ही दाग दिया था। टकराना। वाटर पल्स ने ओनिक्स की पूंछ पर प्रहार किया। गर्जना। ओनिक्स कराह उठा और उसका विशाल शरीर जमीन की ओर गिर पड़ा। टकराना। स्क्विर्टल भी मैदान से बाहर जा गिरा और दीवार से जोर से टकराया, लेकिन कछुए के खोल की सुरक्षा के कारण स्क्विर्टल को जानलेवा चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी भी स्टेटस में ओनिक्स का आकार और वजन काफी महत्वपूर्ण है। भले ही ओनिक्स की शारीरिक आक्रमण क्षमता मजबूत न हो, लेकिन कभी कभी वह अपनी रक्षा को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
खेल वेलस्टोन के पक्ष में चला गया। ओनिक्स अब और लड़ नहीं सकता था और स्क्विर्टल घायल हो गया था लेकिन गिरा नहीं। ब्रॉयर ने ओनिक्स को वापस ले लिया और कहा, मैं ये जिम मैच हार गया। धन्यवाद। गैरी मुस्कुराया। स्क्विर्टल 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 बहुत खुश था कि उसने गैरी के लिए जिम मैच जीत लिया। हालांकि स्क्विर्टल की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी और उसका शरीर अचानक जम गया। गैरी ने भी स्क्विर्टल में आए बदलाव को देखा और तुरंत पाया कि स्क्विर्टल का स्तर 15 से बढ़कर 16 हो गया था। अगले ही पल स्क्विर्टल का पूरा शरीर विकास के प्रकाश से जगमगा उठा। क्या विकसित हो गया? ब्रॉ भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका ओनिक्स स्क्विर्टल के विकास के लिए पोषक तत्व बन जाएगा। विकास की रोशनी फीकी पड़ गई और उसके स्थान पर वाटोटल प्रकट हुआ। वाटोटल का शरीर, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में स्क्विर्टल से 2 गुना है। इसके सिर के दोनों ओर पंखों जैसे रोएंदार कान उगाए हैं और इसके ऊपरी जबड़े पर 2 छोटे नुकीले दांत बाहर की ओर दिखाई देते हैं। बधाई हो, आपके स्क्विर्टल का विकास हो गया है। ब्रॉयर ने बधाई देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। धन्यवाद। गैरी ने भी विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। ये बोल्डर बैज है जो किसी जिम को हराने का प्रमाण है। अगर आप पोकेमोन लीग द्वारा मान्यता प्राप्त 8 जिम बैज इकट्ठा कर लेते हैं तो आप इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। ब्रॉयर ने अपना बैज गैरी को सौंप दिया। गैरी ने बैज उठाया और उसे देखा। अगर इस चीज को स्पेशल एपिसोड की दुनिया में शामिल किया जाता तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉप साबित होती। यह उच्च स्तरीय पोकेमोन को ट्रेनर के आदेश का पालन करवा सकती है और इसका उपयोग लेजेंडरी पोकेमोन को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि एनिमेशन की दुनिया में ये बैज केवल जिम को हराने का एक प्रमाण है जिसका उपयोग लीग कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए किया जाता है। डिंग, मिशन पूरा हुआ। इनाम स्पेस बैकपैक में वितरित कर दिया गया है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अलविदा। गैरी ने उसे धन्यवाद दिया और जिम से चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बैककोड बैककोड बैककोड। पोकेमोन वाटोटल। अट्रिब्यूट जल। स्तर LV16। संभावित चैंपियन। क्षमता टॉरेंट। जब शारीरिक शक्ति कम होती है तो जल प्रकार के हमलों की शक्ति बढ़ जाती है। कौशल टैकल, टेल विप, वाटर गन, विथड्रॉ, रैपिड स्पिन, वाटर पल्स, प्रोटेक्ट। घनिष्ठता 212। अधिकतम मान 255। बैककोड बैककोड बैककोड। जिम से निकलने के बाद गैरी ने वाटोटल की एट्रीब्यूटों पर भी गौर किया। पोकेमोन के विकास से उनकी नस्लीय क्षमताएं भी जागृत हो सकती हैं। वाटोटल ने प्रोटेक्ट क्षमता को जागृत किया। प्रोटेक्ट स्किल काफी उपयोगी है और किसी भी हमले का सामना कर सकती है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पर इसका असर कम हो जाता है, लेकिन लड़ाई में इसका 2 बार इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। बैज मिलने के बाद गैरी पोकेमोन सेंटर गया और इलाज के लिए वाटोटल को नसजॉय को सौंप दिया। गैरी ने वहां से कंप्यूटर उधार लिया और इंटरनेट पर मोबाइल फोन के बारे में जानकारी क्वेस्ट्स। इस समय संचार उपकरण थोड़े पुराने हो चुके हैं। सरल शब्दों में कहें तो संचार की सुविधा तो है, लेकिन मुख्य बात यह है कि संचार उपकरणों में कोई सुधार नहीं हुआ है और अभी भी पारंपरिक फोन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिरकार वीडियो कॉल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे संचार उपकरण जिनका आकार मोबाइल फोन जितना छोटा किया जा सके निश्चित रूप से निर्मित किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी तक किसी भी कंपनी ने ये परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन समय रेखा के अनुसार वास्तव में एक कंपनी ने एक मोबाइल फोन विकसित किया है, लेकिन यह अभी केवल प्रचार चरण में है और अभी तक लोकप्रिय नहीं हुआ है। मिल गया क्या? ये तो सिर्फ जोतो क्षेत्र में ही उपलब्ध है। गैरी ने तुरंत इंटरनेट पर मोबाइल फोन के बारे में जानकारी क्वेस्ट्स शुरू किया। जोतो क्षेत्र में एक संचार कंपनी ने मोबाइल फोन विकसित किया है, लेकिन फिलहाल ये केवल जोतो क्षेत्र में ही बेचा जाता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको जोतो क्षेत्र जाना होगा। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जोतो क्षेत्र से कांटो क्षेत्र तक इसे भेजने में 1 सप्ताह से अधिक समय लगता है। तो 1 हफ्ते के लिए सेरुलियन सिटी में रुक जाओ। गैरी ने फोन की डिलीवरी का इंतजार करते हुए 1 हफ्ते के लिए सेरुलियन सिटी में रुकने का फैसला किया। गैरी ने तुरंत ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया और सेरुलियन सिटी में पोकेमोन सेंटर का पता भर दिया। ऑनलाइन शॉपिंग खत्म हो गई थी। गैरी ने प्यूटर सिटी में पोकेमोन स्टोर से कुछ एनर्जी क्यूब्स खरीदे। दोपहर में उन्होंने पास के सार्वजनिक मैदान में ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग को प्रदर्शन ट्रेनिंग और कौशल ट्रेनिंग में विभाजित किया गया है। प्रदर्शन ट्रेनिंग में दौड़ना शामिल है, विशेष रूप से सार्वजनिक मैदान के चारों ओर वजन के साथ 50 चक्कर लगाना। कौशल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य कौशलों की दक्षता में सुधार करना है। वाटोटल ने वाटर पल्स का अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य वाटर पल्स को जल्द से जल्द वाटर गन जितना कुशल बनाना था। स्काइथर ने अपनी वार करने की कला का अभ्यास किया, क्योंकि दरांती चलाना उसकी सबसे मजबूत कला थी। जहां तक विंग अटैक की बात है, उसे प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गैरी स्काइथर को सिजोर में विकसित करना चाहता है। हालांकि सिजोर बहुत तेज है, लेकिन अपने भारी वजन के कारण उड़ नहीं सकता। भविष्य में भी उसके उड़ने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उड़ने का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक्सेक्यूटर और बटरफ्री दोनों ही भ्रम पैदा करने की कला का अभ्यास कर रहे हैं। भ्रम की शक्ति से दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़ते और अलग होते हैं, जिससे मन को नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार होता है और उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। बेशक, अगर उन्हें किसी अनुभवहीन ट्रेनर से चुनौती मिलती है, तो गैरी खुशी खुशी उसे स्वीकार करेगा और उन्हें हार का स्वाद चखने देगा। आखिरकार, एक परिपक्व ट्रेनर अन्य ट्रेनर को चुनौती देने की पहल नहीं करेगा। केवल दो प्रकार के ट्रेनर ही चुनौती देने की पहल करते हैं। एक तो अनुभवहीन नौसिखिया और दूसरा वह ट्रेनर जो किसी शक्तिशाली ट्रेनर से मुकाबला करना चाहता है। इस प्रकार का व्यक्ति तभी चुनौती देता है जब उसे पूरा यकीन हो कि ट्रेनर बहुत शक्तिशाली है। प्यूटर सिटी में कोई भी मजबूत ट्रेनर नहीं है। वे सब नौसिखिए हैं, जिन्हें गैरी ने आसानी से हरा दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन, गैरी अपनी माउंटेन बाइक पर सवार होकर प्यूटर सिटी से निकला और माउंट मून को पार करके सेरुलियन सिटी की ओर जाने की तैयारी करने लगा। माउंट मून को पार करना कठिन है और आमतौर पर यात्री सुरंग से होकर गुजरते हैं। दुर्फतिवश, जीवाश्म पुनर्जीवन तकनीक अभी तक परिपक्व नहीं हुई है, अन्यथा एक गुफा खोदना अच्छा होता। गैरी ने अपने सामने की गुफा की ओर देखा। माउंट मून के पास कई जीवाश्म हैं और प्यूटर सिटी फॉसिल म्यूजियम में मौजूद कई जीवाश्म माउंट मून से ही खोदे गए थे। यह अफसोस की बात है कि जीवाश्म पुनर्जीवन तकनीक अभी तक परिपक्व नहीं हुई है, अन्यथा प्यूटर जिम बहुत समृद्ध होता। ब्रॉर और उसके पिता दोनों जीवाश्म संग्राहक हैं और जिम में कई मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित हैं। बटरफ्री, क्या इस गुफा में पैदल जाया जा सकता है? गैरी ने बटरफ्री से पूछा, जो बाइक के आगे वाले हिस्से पर लेटी हुई थी। क्योंकि माउंट मून पर जीवाश्म मौजूद हैं, इसलिए कई जीवाश्म प्रेमियों ने गुफाओं की खुदाई की है और कई गुफाओं से बाहर नहीं निकला जा सकता है। बटरफ्री सुपरसोनिक तकनीक जानता है और इसका उपयोग करके ये निर्धारित कर सकता है कि गुफा में बाहर निकलने का रास्ता है या नहीं। बटरफ्री ने सिर हिलाया, अपने पंख फड़फड़ाए, गुफा के सामने की ओर उड़ गया और गुफा के अंदर की स्टेटस का पता लगाने के लिए सुपरसोनिक को छोड़ दिया। हालांकि, कुछ देर बाद, बटरफ्री अचानक वापस भागी और गुफा से एक काली आकृति निकली। गोलबैट। गैरी ने दूसरी आकृति को स्पष्ट रूप से देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्योंकि माउंट मून में अक्सर ट्रेनर दिखाई देते हैं, इसलिए उच्च स्तर के जंगली पोकेमोन पकड़े जाते हैं। बचे हुए पोकेमोन आमतौर पर कम स्तर के होते हैं और उनकी क्षमता भी कम होती है, इसलिए गोलबाट वहां लगभग नहीं मिलता। बैककोट LV22 गोलबाट जिम। बैककोट और उसके सामने मौजूद गोलबाट में वास्तव में जिम में शामिल होने की क्षमता है, जो कि काफी दुर्लभ है। चीख। गोलबाट रोशनी से डरता है, लेकिन वह बहुत भूखा लगता है और बटरफ्री को जाने नहीं देना चाहता, इसलिए वह बटरफ्री का सामना करता है। इसे पकड़ने का समय आ गया है। बटरफ्री, कंफ्यूजन का इस्तेमाल करो। गैरी ने इस गोलबैट को पकड़ने का फैसला किया। जिम में शामिल होने की क्षमता रखने वाले पोकेमोन आसानी से नहीं मिलते। जब ये यहाँ है, तो वह इसे कैसे मना कर सकता है? बटरफ्री की संयुक्त आंखों से नीली रोशनी निकली और भ्रम की एक लहर ने गोलबाट को जकड़ लिया। गोलबाट आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत एक जोरदार सुपरसोनिक हमला किया, जिसने बटरफ्री के भ्रम को सीधे तौर पर बाधित कर दिया। गैरी ने अपने कान ढक लिए और चिल्लाया, सुपरसोनिक का मुकाबला करने के लिए सुपरसोनिक का इस्तेमाल करो। बटरफ्री ने सुपरसोनिक हमला किया, जिसने गोलबाट के सुपरसोनिक हमले को बेअसर कर दिया। अगले ही पल, गोलबाट एक प्रेत में बदल गया और बटरफ्री के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। गोलबाट एक बहुत ही फुर्तीला पोकेमोन है और यह गोलबाट एजिलिटी मोड में है और इसके मुंह पर मौजूद चारों नुकीले दांत जहर से लिपटे हुए हैं, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। अगर गोलबाट पास आने की हिम्मत करे, तो स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करो, गैरी ने आदेश दिया। गोलबाट बहुत तेज है, लेकिन बटरफ्री के सामने वह बेकार है। बटरफ्री की आंखें संयुक्त हैं और उसकी दृष्टि बहुत तेज है। गोलबाट अपनी स्पीड से बटरफ्री को भ्रमित नहीं कर सकता। गोलबाट बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लगता और बटरफ्री के पीछे से चुपके से आ जाता है। हालांकि, अगले ही पल, बटरफ्री अपने पंख फड़फड़ाता है और उसके पंखों से हरे रंग के पाउडर के गुच्छे गिरने लगते हैं। गोलबाट ने नींद की दवा सूंघी और उसकी सारी ताकत तुरंत खत्म हो गई। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा और सीधे सो गया। ये सचमुच बहुत जिद्दी है। गैरी को उम्मीद नहीं थी कि इस गोलबाट से निपटना इतना आसान होगा। उसने आदेश दिया था, लेकिन फिर भी वह तेजी से आगे बढ़ा। बटरफ्री, स्लीप पाउडर को चारों ओर उड़ा दो, गैरी ने कहा। बटरफ्री ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा ने स्लीप पाउडर को धीरे से हवा में उड़ा दिया। नींद की दवा उड़ते देख गैरी पास गया, जमीन पर पड़े गोलबाट को देखा और उसे ध्यान से छुआ। उसने पाया कि यह गोलबाट पतला था, स्पष्ट रूप से भरा हुआ नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है? गैरी ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह गोलबाट भूखा क्यों मर रहा है। माउंट मून के आसपास कोई शक्तिशाली पोकेमोन नहीं है, इसलिए ये गोलबाट बिना किसी समस्या के इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बना सकता है, इसलिए इसे भूखा नहीं रहना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गोलबाट का कोई ट्रेनर हो?
ये सोचते हुए गैरी ने पोके बॉल निकाली, बटन वाले हिस्से को सोते हुए गोलबाट की ओर किया और धीरे से पोके बॉल को गोलबाट पर दबा दिया। पोके बॉल खुली और लाल रोशनी के एक गोले ने गोलबाट को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। चूंकि वह सो रहा था, इसलिए पोके बॉल बिल्कुल भी नहीं हिली और उसे सीधे पकड़ लिया गया। अगर तुम इसे पकड़ सकते हो, तो ये भूखा क्यों है? गैरी ने उलझन में पूछा। बटरफ्री को पता नहीं था कि क्या हुआ और वह गैरी द्वारा एक नए पोकेमोन को पकड़ने का जश्न मनाने के लिए उड़कर वहां पहुंच गई। गैरी को नहीं पता था कि गोलबाट के साथ क्या हो रहा है, लेकिन गोलबाट अब गैरी का पोकेमोन था और वह निश्चित रूप से उसे भूखा नहीं रहने दे सकता था। गैरी ने गोलबाट को छोड़ दिया और कुछ ऊर्जा के टुकड़े निकालकर गोलबाट के मुंह में फेंक दिए। जैसे ही गोलबाट को भोजन आने का आभास हुआ, सोते हुए भी उसके मुंह में अनजाने में फड़कन होने लगी। गोलबाट एनर्जी क्यूब का स्वाद चखने के बाद गोलबाट तुरंत जाग गया और फिर भ्रमित नजर से चारों ओर देखने लगा। तुम्हें भूख लगी होगी और खाओ। गैरी को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि गोलबाट हंगामा करेगा और उसने गोलबाट को कुछ और एनर्जी क्यूब्स दे दिए। गोलबाट एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे ऊर्जा के टुकड़ों की गंध आ गई और वह समझ गया कि ये भोजन है। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह उन्हें चबा नहीं सकता था, इसलिए उसने उन्हें सीधे अपने पेट में निगल लिया। कुछ एनर्जी क्यूब्स खाने के बाद गोलबाट धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी खून की प्यासी आंखें किसी कॉलेज के छात्र की तरह साफ हो गईं। ये देखकर कि गोलबाट शांत हो गया है, गैरी ने पूछा, गोलबाट, तुमने अभी हम पर हमला क्यों किया? गोलबाट ने दोषी भाव दिखाया, जिससे ये संकेत मिला कि उसका बटरफ्री पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। एग्जीक्यूटर, बाहर आओ और अनुवाद में मदद करो। गैरी यह समझना चाहता था कि गोलबाट के साथ क्या हुआ, इसलिए उसने एग्जीक्यूटर को रिहा कर दिया। एक्सेक्यूटर एक साइकिक पोकेमोन है, जो टेलीपैथिक क्षमता के साथ पैदा होता है, जिससे वह अपने विचारों को उस ट्रेनर तक पहुंचा सकता है जिससे वह सहमत होता है। गैरी वह ट्रेनर है जिससे एक्सेक्यूटर सहमत है, और उन दोनों के बीच का बंधन ही यह सब संभव कर सकता है। शायद गैरी को टेलीपैथी नहीं आती, लेकिन एक्सेक्यूटर इसे जानता है। गोलबाट, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, गैरी ने कहा। गोलबाट ने हल्के से सिर हिलाया और गोलबाट कहकर अपनी कहानी सुनाई। हालांकि एक्सेक्यूटर की टेलीपैथी बहुत कुशल नहीं है, फिर भी विशिष्ट अर्थ स्पष्ट है। एक हफ्ते पहले ये गोलबाट जुबात था और अचानक गोलबाट में विकसित हो गया। विकास के बाद यह उन बेरीज को नहीं खा पा रहा था जिन्हें ये खाना बहुत पसंद करता था, और हर बार जब यह उन्हें अपने मुंह में डालता तो थूक देता था। अगर गोलबाट ने दूसरे खाद्य पदार्थ भी खाने की कोशिश की तो भी वही हाल था, मानो उसे एनोरेक्सिया हो गया हो। लेकिन गोलबाट को फिर भी भूख लगती थी, और कभी कभी गोलबाट खुद को जुबात को काटने से रोक नहीं पाता था। गोलबाट अपने ही जैसे किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह अकेले ही इस इलाके में भागा आया। लेकिन भूख और खून की प्यास उसे लगातार सता रही थी, इसलिए जब उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर बटरफ्री को देखा तो वह अपना आपा खो बैठा और उस पर हमला कर दिया। गोलबाट ने कहा, और फिर निराशा का भाव अपने चेहरे पर ला दिया, क्योंकि वह जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। चिंता मत करो, ये सामान्य बात है, गैरी ने कहा। गोलबाट, बटरफ्री, एक्सेक्यूटर, गोलबाट ही नहीं, बल्कि बटरफ्री और एक्सेक्यूटर भी असमंजस में थे। क्या अचानक से रक्तपिपासु हो जाना सामान्य बात कही जा सकती है? जब आप जुबैट थे तब आप जामुन खा सकते थे, लेकिन जब आप गोलबाट में विकसित होते हैं तो आपको खून चूसने की जरूरत होती है। अपना पेट भरने के लिए आपको हर दिन 300 मिलीलीटर खून अवशोषित करना पड़ता है, गैरी ने समझाया। गोलबाट उलझन में था, लेकिन उसे लगा कि गैरी की बात में दम है। विकास के बाद अचानक ऐसा नहीं हुआ था। गोलबाट हताश था। अगर ऐसा ही रहा तो वह भविष्य में अपने साथियों के पास वापस नहीं लौट पाएगा। भविष्य में तुम मेरा अनुसरण करोगे। मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, गैरी ने दिलासा देते हुए कहा। हालांकि गोलबाट को अपने कबीले की याद आ रही थी, लेकिन वह ये भी समझता था कि इस हालत में वह वापस नहीं जा सकता और केवल अपने सामने वाले इंसान का अनुसरण कर सकता है। मेरा नाम गैरी है और मैं भविष्य में आपका ट्रेनर रहूंगा, गैरी ने कहा। गोलबाट ने सिर हिलाया। वह ट्रेनर का मतलब समझ गया था। आमतौर पर जुबाट को पकड़ने के लिए कई ट्रेनर यहां आते थे। तो अंदर आ जाओ। गैरी ने गोलबाट को वापस पोके बॉल में डाल दिया और गोलबाट की एट्रीब्यूटों पर एक नजर डाली। गैरी ने इस गोलबाट को पकड़ लिया, लेकिन उसके अपने विचार थे क्योंकि उसे गोलबाट के एक विशेष कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। बैककोड पोकेमोन गोलबाट एट्रीब्यूट विश उड़ने की क्षमता स्तर 22 संभावित जिम क्षमता घुसपैठिया हमला करने के लिए प्रतिद्वंदी की बाधा या विकल्प को भेद सकता है। कौशल अवशोषण सुपरसोनिक क्रूर नजर विषैले दांत घनिष्ठता 136 अधिकतम मान 255। बैककोड इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गैरी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस गोलबाट के पास एक ऐसी क्षमता है जिसका उपयोग गैरी कर सकता है। ये कौशल है मीन लुक।
मीन लुक द्वारा लॉक किए गए लक्ष्य से कोई बच नहीं सकता, और युद्ध में प्रतिद्वंद्वी इस कौशल से प्रभावित पोकेमोन को बदल नहीं सकता। गुस्से भरी निगाहें डालने का कौशल सिखाया नहीं जा सकता। इसे तभी जागृत किया जा सकता है जब पोकेमोन के पास अपनी प्रजाति के कौशलों में ये कौशल मौजूद हो। बेशक, कुछ पोकेमोन इसे ब्लडलाइन नुगत रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई भी जानबूझकर ऐसा पोकेमोन नहीं पैदा करेगा जो मीन लुक को ब्लडलाइन नुगत रूप से प्राप्त करे। मीन लुक का इस्तेमाल करके पोकेमोन को सीधे पकड़ना बेहतर है। इन्फिल्ट्रेटर क्षमता भी अच्छी है। आप इसे मुख्य बल के रूप में प्रशिक्षित कर सकते हैं, गैरी ने कहा। इन्फिल्ट्रेटर की क्षमता रिफ्लेक्ट और लाइट स्क्रीन जैसी क्षति कम करने वाली क्षमताओं को नजरअंदाज कर सकती है, और यह अभी भी एक बहुत अच्छी आक्रामक क्षमता है। इसके अलावा, गोलबार्ड के विकास का एक और चरण है। जब अंतरंगता 220 तक पहुंच जाती है, तो एक क्रोबैट में विकसित हो सकता है। क्रोबैट बेहद तेज है, और इन्फिल्ट्रेटर क्षमता के साथ मिलकर, ये युद्ध के मैदान में एक हत्यारे की तरह काम करता है, जो विरोधियों को अदृश्य रूप से मार गिराता है। खेल में स्पीड का मतलब सिर्फ इतना है कि कौन तेज है और कौन पहले हमला करता है। असल में, स्पीड का फायदा सिर्फ पहले हमला करने का फायदा नहीं है। विश्व की मार्शल आर्ट केवल स्पीड और अजेयता पर ही निर्भर करती है। यदि स्पीड पर्याप्त तेज हो, तो अधिकांश कौशलों से बचा जा सकता है और प्रतिद्वंद्वी को चकमा दिया जा सकता है। गोलबार्ड को वश में करने के बाद, गैरी ने गोलबार्ड से रास्ता दिखाने में मदद करने के लिए कहा। माउंट मून का पोकेमोन होने के नाते, गोलबार्ड माउंट मून के इलाके से अच्छी तरह परिचित था और उसने अपने साथियों के साथ जल्दी ही गुफा ढूंढ ली। गैरी को सेरुलियन सिटी पहुंचने में 3 दिन लगे। ये 3 दिन लगभग पूरे सफर में ही बीते। माउंट मून के अलावा, गैरी की मुलाकात कई ऐसे ट्रेनर से भी हुई जिन्होंने उसे चुनौती दी। गैरी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें एक बार फिर हार का स्वाद चखाया। गैरी के पोकेमोन का आकार भी थोड़ा बढ़ गया। बैककोट वटोटल LV16-18, एक्सेगुटर LV19-21, बटरफ्री LV15-19, स्काइथर LV16-18, गोलबार्ड LV22। बैककोट